Hello students, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening to all of you. Good evening. हाँ बेटा, लास्ट टाइम में हम लोगों ने रिडॉक्स कंप्लीट किया था ना। Yes, sir. और एक आपका ये रहा होगा, कल टेस्ट किया होगा आप लोगों ने। Yes, sir. Yes, sir. टेस्ट में आपका डिस्कस करूंगा कल, क्योंकि अभी मैंने टेस्ट निकाला नहीं है, आपका शेयर नहीं किया है। तो कैसा रहा था टेस्ट आप लोगों का? अच्छा था। यस, केमिस्ट्री का तो सही था। ठीक था, कोई बात नहीं, मैं वो डिस्कस करूंगा आपसे, कल डिस्कस करूंगा, आज नहीं। तो आज हम जो है एक टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं आगे। तो आपका एक छोटा सा टॉपिक है, छोटे छोटे हैं। अब जो आगे वाले हैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो इनऑर्गेनिक वाले इजी से टॉपिक हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, आज एस ब्लॉक कर लेते हैं आज हम, ठीक है? यस सर। हाँ बेटा देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर Yes. फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को रखते हो आप। फर्स्ट ए ग्रुप भी बोलते हैं, सेकंड ए भी बोलते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर आपका ये बता रहा हूँ आपको कि ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप है, एस ब्लॉक में फर्स्ट ए ग्रुप। तो फर्स्ट ए ग्रुप में कुछ जनरल पॉइंट तो पीरियोडिक टेबल वाले ही हैं। जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो आप फर्स्ट ग्रुप में, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है बेटा? Yes. डाउन द इंक्रीज होता है। क्यों Increase. क्यों इंक्रीज होता है? रीजन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता नंबर ऑफ एन, मतलब नंबर ऑफ शेल नंबर इंक्रीज होते हैं। शेल नंबर इंक्रीज होता है, इसलिए हम इसको एरो का मतलब ऊपर का मतलब है हम शेल नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा ऊपर से नीचे? आयोनाइजेशन है, डिक्रीज डिक्रीज। डिक्रीज हो जाते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी आई जो मैंने लिखा है वो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी लिखा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज एन इंक्रीज हो जाएगा। और उसका जो है लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर वही रुबीडियम, सीजियम। लेकिन बस एक ध्यान रखना है कि सीजियम से, ये देखो अब कहीं कहीं एक्सेप्शन आ जाए तो वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ये सीजियम से फ्रांसियम का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसका रीज़न होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सब शेल, क्योंकि यहाँ पर आते आते 4f सब शेल आ जाता है। तो आप बोलोगे फ्रांसिंग का एरो देख रहे हो बेटा, फ्रांसियम वाला मैंने उल्टा लगाया है सीजियम से ज़्यादा। तो इसका रीज़न क्या दोगे? ये वर्ड SE का मतलब जो मैंने लिखा है, ये शील्डिंग इफेक्ट लिखा है, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सब शेल, क्योंकि यहाँ पर आते आते f सब शेल में भी इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो उसकी शील्डिंग पुअर होती है, इसलिए फिर इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन जनरल तो याद ही रखना है आपने, इन जनरल आयोनाइजेशन एनर्जी, डाउन द ग्रुप जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। लेकिन बट एक पॉइंट ध्यान रखना है, सीजियम से ज़्यादा किसका होगा बेटा? फ्रांसियम का। और उसका रीज़न क्या बोलोगे, क्या लिखोगे कि फ्रांसियम आपसे पूछा जाएगा क्यों है, तो क्या रीज़न दोगे? Poor shielding effect. पुअर शील्डिंग Shielding इफेक्ट ऑफ 4f सब शेल, 4f सब शेल। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, आयनाइजेशन एनर्जी के बाद मैंने डिस्कस किया है आपसे डेंसिटी। डेंसिटी जनरली क्या है कि डेंसिटी का मतलब समझते ही होंगे कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है बेटा, Yes, sir. मास अपॉन वॉल्यूम। और यहाँ पर क्या है कि हम मोलर मास लेते हैं, मतलब पर स्पीसीज लेंगे तो उसका मास मोलर मास के बराबर ले सकते हैं। तो ऊपर से नीचे जा रहे हो तो जनरली क्या होना चाहिए? मास भी इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। Yes. तो जनरली डेंसिटी क्या होना चाहिए? इंक्रीज। जनरली डेंसिटी इंक्रीज है, तो इंक्रीज ही होता है बेटा। देखो लिथियम से सोडियम, रुबीडियम, सीजियम इंक्रीज ही होता है। लेकिन यहाँ फिर एक्सेप्शन है, देखो आपका मैंने यहाँ उल्टा एरो लगाया है। सोडियम का डेंसिटी जो हम लोगों ने किया है, सोडियम का डेंसिटी किससे ज़्यादा कर दिया? पोटेशियम से। तो ये जो एक्सेप्शन है ये आपको स्पेशली याद करने हैं और उसका रीज़न याद करना है। देखो रीज़न क्या है इसका, कि वैसे तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी जो है आपकी एल्कली मेटल में, डेंसिटी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो रही है। डाउन द ग्रुप डेंसिटी, क्योंकि मोलर मास भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, लेकिन मोलर मास ज़्यादा इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू
वॉल्यूम, इसलिए डेंसिटी इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता, डेंसिटी इंक्रीज होता है बेटा। बट सोडियम का डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा है। उसका रीजन देखो आप, जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा, 1s2, 2s2 और 2p6, 1s2, 2s2 और 2p6। तो 2p6 है तो इसका मतलब 2p6 में सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और आगे 3s1 है, आगे आपका Yeah. 3s1 है। लेकिन जब आप पोटेशियम लिखते हो तो पोटेशियम थर्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो थर्ड में देखो क्या होता है, 3s2, 3p6, फिर 3d0 भी होता है, ये आता है ना, 3d Yes, sir. 6, 3d फिर 0 आ जाता है, 0 आ जाता है तो यहाँ पर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है थर्ड शेल में, और यहाँ पर सेकंड शेल में, सेकंड शेल छोटा है तो बेटर पैकिंग हो जाएगी, छोटी जगह पे 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर किसमें, बड़ी जगह पे 8 इलेक्ट्रॉन, 3s, 3p, 3d, तो इसलिए इसकी डेंसिटी डाउन हो जाती है इसमें, d खाली रहने से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, अंदर वाला d खाली हो जाएगा। तो क्या रीजन दोगे बेटा, डेंसिटी क्यों कम है, तो क्या बोलोगे, बेटर Better packing. बेटर पैकिंग। किसकी पैकिंग बेटा, इलेक्ट्रॉनों की। किसका पैकिंग, इलेक्ट्रॉन। Electron. Electrons. मतलब सेकंड छोटे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ बड़े शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, डी सारा खाली पड़ा है, इसलिए पैकिंग बेस्ट इसकी होती है। तो जो एक्सेप्शन है उसको आपने स्पेशली ध्यान करते जाना है। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा बताओगे, एक्सेप्शनली कहाँ बताओगे बेटा, सोडियम का डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा ड्यू टू बेटर पैकिंग, Better pack. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बता दोगे। क्लियर। Yes. Yes, yes, sir. अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, देखो फिर आता है, जैसे मान लो आपकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, भाई आपस में मेटल मेटल से, सारी मेटल ही है, सारी जो है एल्कली मेटल बोलते हैं इनको हम, तो सारी मेटल है। तो मेटल की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ऊपर डिपेंड करेगी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ देखो हम जो चीजें देखेंगे, थोड़ा बड़ा और कर देता हूँ मैं, जब भी हम मेटेलिक देखेंगे तो मेटेलिक नंबर ऑफ, अब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। तो इसमें देखो कई चीजें ऐसी आती हैं, जैसे एक मेल्टिंग पॉइंट पढ़ते हो, एक बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हो, इस तरह की चीजें भी पढ़ते हो ना। तो जिसमें मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, जिसमें मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होता जाएगा, तो मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जिसमें ज्यादा होगी तो उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे, क्योंकि उसके एटम आपस में ज्यादा अटैच होंगे। तो जैसे जैसे लिथियम से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की तरफ जाओगे तो मेटेलिक जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है। मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या होती जाती है आपकी, कम होती जाती है। तो क्योंकि बड़ा साइज बड़ा होता जाता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपस में एटम एटम जो होते हैं अटैच रहने डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, यहाँ मैंने देखो लिखा है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एमबीएस। एमबीएस का मतलब क्या लिखा हुआ है मैंने शॉर्टकट में, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है तो मैं इसलिए शॉर्ट पॉइंट बना, Melting, boiling. Metallic bond strength. हाँ मेटेलिक, मेटेलिक एक बार दोबारा समझा दीजिए। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसमें मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, जैसे एक मेटल दूसरे मेटल के साथ कैसे बॉन्डेड है, जितना टाइटली बॉन्डेड होगा ना, जितना टाइटली बॉन्डेड होंगे सारे मेटल आपस में क्लोज होंगे तो उसकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो जो सबसे छोटा होगा उसी में तो ज्यादा होगी ना, जो सबसे छोटा होगा, क्योंकि छोटा लिथियम जो है, लिथियम छोटा सा है और इसके साथ दूसरा लिथियम जो पास में आएगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो पैकिंग बेस्ट होती जाएगी ना इसकी, ये जो लिथियम लिथियम के साथ अटैचमेंट। तो इसलिए हम कहेंगे उसके मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो आपको बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए आप बोलते हो कि लिथियम में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, देखो फिर सोडियम में, फिर पोटेशियम में, रुबिडियम, मतलब एटम का साइज बड़ा होता जा रहा है ना, कहने का मतलब एटम का साइज बड़ा होता जाएगा तो आपस में अटैच होने की पावर कम होती जाएगी, तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। और जिसकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसके क्या ज्यादा होंगे आपके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो एग्जाम में आपसे चाहे मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ ले तब भी आप क्या बोलोगे, सबसे ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें बताओगे आप, लिथियम में। Lithium. इवन आपने देखा होगा सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है बेटा, सोडियम जो होता है ना ऐसा होता है जैसा अपना मिटाने वाली रबड़ जो होती है,
ऐसी होती है। और पोटेशियम रुबिडियम की तरफ जाओगे तो और सॉफ्ट होते चले जाते हैं। और आपने सुना होगा फ्रांसियम तो इतना सॉफ्ट होता है कि लिक्विड में हो जाता है, सॉलिड की बजाय कन्वर्ट। फ्रांसियम रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है ना, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी इनके लिथियम से सीजियम की तरफ जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट देखो मेल्टिंग पॉइंट कम होते जा रहे हैं। और इवन जो सीजियम से फ्रांसियम में पहुंच गए, एफआर में पहुंच गए, तो एफआर क्या बता रहा है, वो क्या चीज होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। 30 डिग्री सेल्सियस पर देखोगे ना तो रूम टेम्परेचर सॉफ्ट हो गया, इसका मतलब। तो मेटल तो वैसे सारी ही सॉफ्ट हैं ये, लेकिन फ्रांसियम के एटम में और सॉफ्टनेस आ गई। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये आपका देखो एटॉमिक साइज हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी होगी, डेंसिटी होगी। स्पेशली ध्यान देना है आपने, जहां पर आपको ऐसा लगे कि भाई एक्सेप्शन है तो वो याद करना है, उसका रीजन याद करना है। फिर आता है बेटा देखो रिड्यूसिंग पावर। अभी आप करके आए हो रिड्यूसिंग पावर, आपको याद है ना, मैंने आपको पूरी एक सीरीज बताई थी, एसआरपी सीरीज। एसआरपी सीरीज में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे मिनिमम नेगेटिव किसका बताया था मैंने, लिथियम का, और वो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट था। तो एल्कली मेटल क्या होते हैं, रिड्यूसिंग पावर होती है इनके अंदर, बेस्ट रिड्यूसिंग पावर होती है एल्कली मेटल में। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड जो करता है वो बहुत सारे फैक्टर पर करता है। तो रिड्यूसिंग पावर आप कभी भी आ जाए किसी के में, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पावर जब आती है, तो मैं एक्स्ट्रा में एक चीज बता देता हूँ आपको। जब भी आपको किसी की रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग पावर देखनी है, रिड्यूसिंग नॉलेज क्लाउड, केसी का मतलब मैं नॉलेज क्लाउड लिख रहा हूँ आपके लिए, आपको रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर किसी का भी चेक करना है तो ये डिसाइड करोगे एसआरपी या ओपी वैल्यू से। जिसका एसआरपी वैल्यू जितना कम होगा, एसआरपी वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ही बेस्ट कौन सा होगा, क्योंकि एसआरपी कम होगा तो उसका रिडक्शन नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा तो मतलब ऑक्सीडेशन होगा। Yes. और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है दूसरे को रिड्यूस करता है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। बट एसआरपी वैल्यू बनाने के लिए आपको 3 वैल्यू चाहिए। एसआरपी वैल्यू अगर लेस करनी है, एसआरपी वैल्यू आपको लेस करनी है तो इसके लिए आपको लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो एटोमाइजेशन एनर्जी, लो एटोमाइजेशन एनर्जी होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा लो आईपी वैल्यू, आयनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए। और नंबर 3 हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होनी चाहिए। मतलब वाटर में ये सॉल्यूशन पावर वाटर के अंदर देखते हैं हम, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, वाटर जो से इजीली अटैच हो जाना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें जिसके अंदर आ जाएं तो वो क्या करता है, उसकी एसआरपी वैल्यू को कम बना देता है वो। तो एसआरपी वैल्यू लो तो इट्स ओके, बट एसआरपी लो बनती कैसे है ये याद रखना है। जिसकी एटोमाइजेशन एनर्जी मतलब एटम में जल्दी कन्वर्ट करते हो, यानी कि जो सॉफ्ट होती हैं उसका एटोमाइजेशन एनर्जी लो होता है और आईपी वैल्यू भी लो होती हैं और हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। मतलब प्रैक्टिकली आप इसको कैसा समझोगे बेटा, देखो जैसे मैं जनरली आपको बोलूं प्रैक्टिकली कैसे समझोगे इसको, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है। जैसे देखो सपोज मैंने एक आयरन का पीस लिया, सपोज आयरन सभी लोगों ने देखा हुआ है, आपको सॉलिड होता है ना। Yes. अब इसमें सॉलिड होगा तो इसका मतलब इसमें तो बहुत सारे एटम आपस में अटैच होंगे, ऐसे सॉलिड होगा तो एक दूसरे से बाइंड होंगे बेटा बहुत सारे एटम। अब सबसे पहले मुझे इस आयरन को मान लो रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में यूज करना है तो पहले तो मुझे सारे एटम को अलग अलग करना पड़ेगा, है ना। Yes. या Yes. आयरन क्यों, पिछले दिनों कॉपर किया था तो कॉपर ले लेते हैं, जैसे कॉपर लेते हैं अपने, कॉपर के अलग अलग करना पड़ेगा। तो हर एक एटम को अलग अलग करने वाली एनर्जी कौन सी होती है हमारे पास, उस एनर्जी को बोलते हैं एटोमाइजेशन एनर्जी, या गैसियस में लाते हो सब्लिमेशन भी बोल सकते हो। लो एटोमाइजेशन एनर्जी या लो सब्लिमेशन, क्योंकि आप सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से सीधा गैस में आ रहे हो जो एनर्जी लगेगी, तो लो सब्लिमेशन एनर्जी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो डेल्टा एच है एंथैल्पी है सब्लिमेशन एनर्जी वाली है, सपोज एस बी है। तो कॉपर के केस में एटम को कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है ना, तो डेल्टा एच एस बी कॉपर के केस में लो होगा या हाई होगा बेटा, एटम में कन्वर्ट हाई हो गया, देखो हाई।
अब जब एटम में कन्वर्ट करोगे तो एक एक गैसियस एटम को आप क्या करोगे, सपोज ये गैसियस एटम है, इसको आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हो तो इसका तो ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, जैसे ये कॉपर है तो कॉपर में मुझे C+ में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिस भी पावर में, और इलेक्ट्रॉनों को लूज करवाना पड़ेगा। तो किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना के लिए जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है आपकी, आईपी वैल्यू। तो यहाँ जो आईपी वैल्यू आएगी वो भी कॉपर के केस में क्या आएगी, हाई। कॉपर के केस में कॉपर का इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, और इवन जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो उसके बाद आप उसके साथ वाटर उसको स्टेबलाइज करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉनों को दोबारा नहीं पकड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन किसी के काम आएंगे। इसको बोलते हैं Cu+2 आयन का एक्वस फॉर्म। इसमें जो एनर्जी, इसमें एनर्जी रिलीज होती है तो उस एनर्जी को कौन सी एनर्जी बोलते हैं हम, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो डेल्टा एच ई जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो जो है इसकी बहुत लो है, वाटर जो है इलेक्ट्रॉन छोड़ना ही नहीं चाहता। तो अगर इसका मतलब ये रिएक्शन इधर आना ही नहीं चाहती, अगर ये नहीं आना चाहती तो ये सारी वैल्यू एस बी हाई, आईपी हाई और डेल्टा एच लो एसआरपी वैल्यू को क्या बना देंगे, एसआरपी वैल्यू को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, एसआरपी वैल्यू को हाई कर देंगे। हाई कर देंगे। यही रीजन था कि एसआरपी वैल्यू कितनी लिख रहे थे इसकी आप, 0.34 वोल्ट 3-4 के केस में। तो हाई हो जाएगी, तो जिसकी एसआरपी वैल्यू हाई होगी तो उसकी तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, रिड्यूसिंग पावर कम हो जाएगी। इसलिए जो ये ट्रांजिशन मेटल है ये नॉट बैड नॉट गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बट इसकी बजाय अगर मैं सॉफ्ट सोडियम की बात करूं या लिथियम की बात करूं या एल्कली मेटल की बात करूं, तो एल्कली मेटल सॉफ्ट होती हैं तो उसकी एटोमाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, लो, लो, और इलेक्ट्रॉन भी इजीली रिमूव कर देते हैं ये, तो आईपी वैल्यू भी क्या होती है, लो, और वाटर के साथ इजीली अटैच हो जाते हैं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, हाई। तो ये तीनों फैक्टर इसकी एसआरपी वैल्यू को क्या बना देते हैं, लो, कम कर देते हैं, इसलिए इनकी रिड्यूसिंग पावर बेटर हो जाती है। यही रीजन होता है कि एल्कली मेटल आर क्या बोलोगे, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो एल्कली मेटल जो ट्रांजिशन मेटल हैं, डी ब्लॉक वाले मेटल हैं, तो उनके कंपैरिजन में जो एल्कली मेटल हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट हैं, बिकॉज उनका एसआरपी वैल्यू लो है, और एसआरपी वैल्यू लो बनाने के फैक्टर हैं लो एटोमाइजेशन एनर्जी, लो आईपी वैल्यू और हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो किसी का भी अगर हमें टोटल देखना है तो टोटल इस चीज पर डिसाइड करता है कि उसकी सब्लिमेशन डेल्टा एचएस भी क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, ये नेगेटिव है। तो ये सब से डिसाइड होता है। तो एक्चुअली एसआरपी वैल्यू डिसाइड करती है। कुल मिला के मेरा ये सारा कंक्लूजन ये है कि कोई कितना बेस्ट रिड्यूसिंग होगा, अब ये भी रिडॉक्स करके आए हो, वो किससे डिसाइड करोगे आप, एसआरपी वैल्यू से। जब एसआरपी वैल्यू स्टडी करते हैं तो कोई किसी का फैक्टर बेस्ट है, कोई किसी का फैक्टर बेस्ट है, तो वो एसआरपी वैल्यू से डिसाइड होता है। तो इसमें देखो आप सबसे बेस्ट क्या है, ये तो बिल्कुल इरेगुलर है, और यही क्वेश्चन बनते हैं। देखो नोट में स्पेशली ध्यान देना, सबसे बेस्ट कौन से वाला है, देखो लिथियम। और लिथियम सबसे, अगर एल्कली मेटल में देखें तो सबसे वर्स्ट कौन सा है, देख रहे हो आप, Sodium. सोडियम। क्योंकि इन सब में एसआरपी वैल्यू, इनमें एल्कली मेटल में, अमोंग एल्कली मेटल में आपसे पूछा जाए एसआरपी वैल्यू सबसे कम किसका होगा, लिथियम का। अब ये डेटा वाली बात है, याद करने वाली बात है बेटा, सबसे कम लिथियम का होता है, और सबसे ज्यादा एल्कली मेटल में एसआरपी वैल्यू किसका है, सोडियम का। तो अमोंग एल्कली मेटल, तो ध्यान रखने वाली बात है, सोडियम, फिर देखो फिर सोडियम पोटेशियम, मतलब इरेगुलर है बिल्कुल। सबसे बेस्ट लिथियम है, उसके बाद किसका नंबर है, Cesium. का, फिर रुबिडियम का, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, लिया नहीं है हमने। तो जो एल्कली मेटल के अंदर है तो स्पेशल रिड्यूसिंग पावर देखना है, एल्कली मेटल गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं आपके इसमें दीज मेटल आर सॉफ्ट होते हैं, है ना, तो इसलिए गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। बट गुड रिड्यूसिंग एजेंट में आपस में कंपैरिजन करेंगे तो आपसे क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में आएगा वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एल्कली मेटल, तो क्या आंसर देंगे, Sodium. सोडियम। सोडियम। और हाईएस्ट पूछेगा या लोवेस्ट, लोवेस्ट रिड्यूसिंग
पावर्ड एल्कली मेटल, तो आप सोडियम दे देना। और सबसे मैक्सिमम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट lithium, वो हमने बेटा पहले भी किया था। क्लियर है अभी एसआरपी रिड्यूसिंग पावर वाला पॉइंट? Yes, sir. रिड्यूसिंग पावर के बाद हमारे पास पॉइंट आता है कि जो एल्कली मेटल हैं, अभी हमने बात की थी, बहुत सॉफ्ट हैं। ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसको आप जैसे नाइफ से ना कट कर सकते हो, इजीली कट कर सकते हो। और जैसे ही कट करोगे तो सॉफ्ट हैं, तो इसका जो आईपी इलेक्ट्रॉन भी जो है वो आईपी भी लो है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, जंप करने लग जाता है। इवन जो एटमॉस्फेयर की एनर्जी है उसमें भी जंप करने लग जाता है। तो वो जंप करता है, अप डाउन करता है, तो उससे क्या होता है, शाइनिंग दिखाई देती है हमें। इसलिए जब भी किसी भी आप एल्कली मेटल जैसे सोडियम का पीस है, इसको नाइफ से काटो आप, जैसे नाइफ से काटोगे उसकी सरफेस बिल्कुल शाइनिंग करती हुई मिलेगी आपको। लेकिन कुछ देर के बाद वो लश्चर जो होती है वो खत्म हो जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा मेटेलिक लश्चर होती क्यों है, वो चमक क्यों होती है, तो क्या रीजन दोगे? ये पॉइंट मैंने देखो इसमें दिया है कि दीज मेटल आर सॉफ्ट एंड इजिली कट। क्यों कट हो जाते हैं? बिकॉज यहाँ कट, या एक बार इसमें लिख दो, कट किससे कट कर सकते हो? बाई नाइफ, कट बाई नाइफ, बिकॉज दे हैव, और इससे क्या होता है, दे हैव मेटेलिक लश्चर, इनमें लश्चर होती है। ड्यू टू किस रीजन से? ओसिलेशन। ये मैंने ओसिलेशन लिखा हुआ है बेटा, ड्यू टू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अप डाउन करेगा ना, ऐसे 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 अप डाउन करेगा, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ओ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का ओसिलेशंस होता है। तो पहला पॉइंट क्या बनाएगा कि भाई कौन सी मेटल होती है जिसको आप इवन नाइफ से भी कट कर सकते हो, तो क्या आंसर दोगे आप? Group 1. एल्कली मेटल, ग्रुप Alkali वन metal. एल्कली मेटल। दूसरा रीजन, इसका रीजन पूछेगा क्यों नाइफ से कट कर सकते हैं, तो क्या बोलोगे? Oscillations of नहीं electron. नहीं, वो पूछेगा क्यों नाइफ से कट क्यों कर these are सकते हैं? soft, They are soft. बिकॉज दीज आर सॉफ्ट, दीज मेटल आर सॉफ्ट। और अब पॉइंट आएगा कि जब इनको कट करते हैं तो दे शोज मेटेलिक लेक्चर, तो उसका रीजन क्या बताओगे मेटेलिक लेक्चर का? ड्यू टू oscillation of electron, ऑसिलेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा, ऑसिलेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? No, sir. तो हर एक में बस आपको ये फैक्ट हैं, ये फैक्ट आपको करने हैं और उनका रीजन भी साथ में करते जाना है, बस इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने देखो लिया है बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या है कि जैसे जैसे डाउन जाओगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकालेगा, वो इलेक्ट्रॉन इजीली निकालेगा, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर आपका, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू आयनाइजेशन एनर्जी, जो आई होती है या आईपी वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। थोड़ी सी एनर्जी देते ही इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाते हैं, तो इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। तो क्लियर? तो बेटा कौन कौन से एक बार रिपीट कर दो जितने पॉइंट बोले हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था हमने? Atomic radius. एटॉमिक atomic radius, उसमें तो कोई एक्सेप्शन था नहीं। सेकंड नंबर क्या पॉइंट पढ़ा बेटा? Ionization enthalpy. ionization, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में एक एक्सेप्शन था क्या? Cesium francium. francium, हाँ, फ्रांशियम, फ्रांशियम की सीजियम से ज्यादा हो रही थी, उसका रीजन क्या लिखोगे? poor shielding effect, Poor shielding of 4F. 4F4 सबसेल, पुअर शील्डिंग ऑफ 4F सबसेल। उसके बाद कौन सा पॉइंट किया था? density, डेंसिटी। डेंसिटी एल्कली मेटल में डाउन द ग्रुप क्या होती है? जनरली Is increase, इंक्रीज होती है, जनरली इंक्रीज होती है। लेकिन फिर भी एक जगह एक्सेप्शन मिलता है, वो कौन सी जगह है? sodium potassium. and potassium, सोडियम पोटेशियम। किसकी ज्यादा होती है सोडियम पोटेशियम में? Sodium. सोडियम की। क्यों ज्यादा होती है बेटा सोडियम की? Better packing. better pack, बेटर पैकिंग, बेटर पैकिंग। उसके बाद कौन सा पॉइंट किया था? Metallic bond metallic strength. bond strength, मेटेलिक स्ट्रेंथ, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ एल्कली मेटल में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगी? Decrease. डिक्रीज होगी, मेटेलिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। डिक्रीज होने से क्या फर्क पड़ता है? Melting boiling point. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होते हैं। यही रीजन होता है सबसे नीचे वाली जो फ्रांशियम मेटल है वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? वो आपकी लिक्विड में। उसके बाद कौन सा पॉइंट किया था बेटा? Reducing power. रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर क्या ऑर्डर है इनका एल्कली मेटल का?
सर लिथियम के हाईएस्ट, फिर सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम। हाँ, सबसे मतलब इरेगुलर है, आप बोलोगे सर इरेगुलर ट्रेंड है, लिथियम सबसे ज्यादा है और सोडियम सबसे कम है। ये किससे डिसाइड होता है? इंटर होते हैं। SRP एसआरपी वैल्यू, 3 factor. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और वो आगे फर्दर 3 स्टेप से होता है। जनरली एल्कली मेटल गुड रिड्यूसिंग एजेंट है या बैड रिड्यूसिंग एजेंट है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट। गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज लिथियम तो सबसे बेस्ट उनमें है, और ये तो इनमें आपस में कंपैरिजन कर रहे थे। उसके बाद कौन सा पॉइंट किया बेटा हमने? Electropositive इलेक्ट्रोपॉजिटिव। character. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर से पहले नाइफ वाला भी किया था, ऑसिलेशन वाला और लक्ष्य वाला भी किया था। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हो आप? इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो या कैसे कर रहे हो? उसको नोट कर लिया। नोट कर रहे हो, साथ में साथ के साथ नोट कर रहे हो। नोट करते टाइम चाहिए होगा, किसी से तो बोल देना, मेरे को बता देना कि सर मुझे टाइम लेना है, तो मैं दे दूंगा। और नोट कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है, या आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो आप, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही है वो आपको याद करनी है। और खास करके इवन और एक और तरीका भी कर सकते हो, जैसे आप नोट्स भी बनाते हो तो बेस्ट है, और ये शॉर्ट नोट हो जाएंगे। बाकी आप एनसीईआरटी की हेल्प लोगे बेटा इसमें। एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है इसके अंदर, जो हम एस या पी ब्लॉक करेंगे, और एक्सेप्शनल केस हम उसमें ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, एनसीईआरटी का जरूर इसमें जब भी आपको टाइम मिले, जैसे ये नोट्स पढ़ लिए, फिर वो अपना एनसीईआरटी भी रीडिंग लगा लिया एक बार 2 बार, तो ये चीजें याद भी तभी रहेंगी आपको। जितना ज्यादा हम इसको बार बार करेंगे उतना आपको इजीली याद रहेंगे। ये जो फॉन्ट मैंने लिखा हुआ है पढ़ा जा रहा है या इससे छोटा बड़ा करूं कुछ? सर ठीक है। ठीक है, ठीक है बेटा। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे पास एल्कली मेटल होते हैं इनमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना? Yes, sir. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जैसे मान लो कोई मेटल होती है, मेटल की सरफेस पे अगर हम कोई फोटोन डालते हैं, तो लाइट डालते हैं, तो लाइट के पार्टिकल को फोटोन बोलते हैं ना हम लोग। तो वो पार्टिकल जाते हैं, जितने फोटोन आएंगे अगर वो पावरफुल होंगे तो उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, और इस इलेक्ट्रॉन को हम सर्किट में घुमाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो फोटोन डाल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इसी को फोटोन डाल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने को ही कौन सा इफेक्ट बोलते हैं हम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया था। यहाँ हम कहते हैं कि दीज मेटल शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि इनका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। आईपी वैल्यू काफी लो है इनका। तो इसमें जो मान लो आपने कुछ नहीं करना, आपने एक सर्किट बना के छोड़ देना है, और जो लाइट है, जो लाइट एनर्जी है, तो लाइट उसके ऊपर गिरेगी और उसके मेटल के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने लग जाएगी, और बाहर निकालने से इलेक्ट्रॉन सर्किट बना देंगे तो मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज करते हो आप, तो रुबिडियम और पोटेशियम का यूज करते हैं हम, सीजियम का, रुबिडियम और पोटेशियम, सीजियम रुबिडियम पोटेशियम आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज करते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी ये यूज की जा सकती हैं, सीजियम रुबिडियम और पोटेशियम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब अभी आपने बोला कि इनकी पैकिंग होती है, किसी की बेस्ट, किसी की कैसी, किसी की कैसी, तो पैकिंग होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में देखो, इवन ये पढ़ोगे तो काफी डिटेल क्रिस्टलाइन पर पूरा चैप्टर पढ़ना है आपने +2 के अंदर, बट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में याद रखना है इनकी बीसीसी स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर है? बीसीसी। बीसीसी का फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और जब बॉडी सेंटर क्यूबिक है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होने से मतलब चारों तरफ एक पार्टिकल अपने चारों तरफ 8 पार्टिकल से सराउंडिंग होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सराउंडिंग पार्टिकल, वो आप 12th में पढ़ोगे। सराउंडिंग पार्टिकल, हर एक पार्टिकल दूसरे सराउंडिंग पार्टिकल 8 से घिरा रहता है। तो इससे क्या होता है कि जब अब दूसरों में क्या होते हैं, अगर जो हार्ड मेटल होती है ना उसमें 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ईच पार्टिकल 12 पार्टिकल से अटैच होता है, इसमें सिर्फ 8 से अटैच हो रहा है, इसीलिए ये सॉफ्ट है। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नाम पूछेगा तो क्या नाम दोगे?
क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बीसीसी। BCC. बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब कैसा बॉडी, 8 कैसे होता है? जैसे मान लो एक रूम ले लो आप, एक रूम के कॉर्नर कितने होते हैं बेटा एक रूम में? 4. ना 8 होते हैं। छत के साथ फर्श में भी तो होते हैं कॉर्नर। कॉर्नर किस में होते हैं? फर्श में भी होते हैं ना, छत में भी होते हैं। यस तो 8 होते हैं। और अगर कोई सेंटर, बॉडी के सेंटर पे एक पार्टिकल रखेंगे और उसके 8 कॉर्नर से पार्टिकल देखेंगे तो 8 से सराउंडिंग मिलेगा ना आपको ऐसे। यस सर। यस सर। तो इस तरह का कुछ पैकिंग आएगा। वैसे डिटेल +2 में है, लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया बता रहा हूँ आपको। जैसे एक पार्टिकल ऐसे है ना, तो फिर यहाँ आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें देखो आप अगर 8 ऐसे करोगे तो इस स्ट्रक्चर को नाम क्या दे रहे हैं? बॉडी, एक सेंटर पे पड़ा है इसलिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्या नाम दे रहे हैं इसको हम? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 आ रहा है। ईच पार्टिकल 8 से सराउंडिंग हुआ, फिर दूसरा पार्टिकल 8 से, और आगे चल के पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ोगे वो 68% आती है। मतलब बाकी जगह खाली रह जाती है। फ्री स्पेस कितना रह जाएगा? देखो फ्री स्पेस 100 में 68 हटा दो तो कितना रह गया बेटा? 32%। तो बहुत सारी 32. जगह खाली रह जाती है, इसीलिए इसको हम सॉफ्ट बोलते हैं। ये मेटल सॉफ्ट होती है। इवन पूरा आपने चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर के चैप्टर आगे चल के, लेकिन अभी आपने याद रखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में याद रखना है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में भी आपने याद रखना है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में याद कौन सी स्ट्रक्चर याद रखनी है इसकी? क्लियर है ना अब जो मैंने समझाई ये बात? यस Yes, sir. है और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो ये अभी तक जितनी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी थी एक तरह से। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या जितनी भी जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। फिर हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, कैसे केमिकल रिएक्शंस कैसे करता है, क्या रिएक्शंस होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे बेटा आप, केमिकल प्रॉपर्टी में बात करेंगे अपने। अब केमिकल प्रॉपर्टी में जो है दीज मेटल आर मोर रिएक्टिव, सॉफ्ट है, काफी ज्यादा रिएक्टिव है, और इतनी ज्यादा रिएक्टिव है कि इसको आप, और जनरली ये क्या आयनिक कंपाउंड बनाती हैं, फॉर्म आयनिक कंपाउंड, और इतनी रिएक्टिव है कि इनको एयर में छोड़ दोगे तब भी रिएक्शन कर जाएंगी। दे आर एक्सपोज्ड इन एयर, इफ दे आर एक्सपोज्ड इन एयर देन देयर मेटेलिक सरफेस बिकम टर्निश। मेटेलिक सरफेस बिकम टर्निश मतलब अभी मैंने बोला था ना कि चक्कू से काटोगे तो शाइनिंग मारेंगे ये, लेकिन वो शाइनिंग थोड़ी देर में ना डल हो जाएगी, काली सी पड़ जाएगी, बिकॉज ऑक्साइड की लेयर आ जाती है ऊपर। उसका रीजन होता है द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, एयर से रिएक्ट कर जाएंगे, या ऑक्साइड, कार्बोनेट एटसेट्रा, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए इन मेटल को क्या करते हैं, इन मेटल को हम सीधा एयर में एक्सपोज नहीं करते। इसको हम क्या, जैसे सोडियम मेटल कहीं लैब में देखोगे आप रखी हुई होगी तो केरोसिन के अंदर डाल के रखते हैं। इनको हम किस में रखते हैं? केरोसिन के अंदर, सिर्फ लिथियम को छोड़ के, क्योंकि लिथियम जो है हल्की है, लिथियम जो है वो लाइटर है, इसलिए उसको केरोसिन नहीं, उसको फिर और भी ज्यादा दूसरे में लपेट के किसी के जो है पैराफिन पेपर वगैरह के अंदर रखते हैं। तो जितनी भी ये मेटल है रिएक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब समझ रहे हो? रिएक्टिव का मतलब है जैसे एयर में छोड़ोगे तो एयर में क्या क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन होती है Yes. तो ऑक्साइड बन जाएंगे, मॉइस्चर होती है H2O, हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, CO2 वगैरह भी होती है, कार्बोनेट्स बन जाएंगे, लेयर्स बन जाएंगी। इसलिए इनको हम किस में रखते हैं? बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, दैट्स व्हाई दे आर केप्ट इन Kerosene. केरोसिन, रिएक्शन रोकने के लिए केरोसिन, और एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम को वगैरह छोड़ करके। लिथियम क्यों छोड़ रहा है? बिकॉज ये बहुत ज्यादा लाइटर है, डेंसिटी देखा था आपने, लाइट थी ये, इसलिए इसको केप्ट किस में रखा जाता है? पैराफिन पेपर, Paper. पैराफिन पेपर के अंदर इसको हम रखते हैं। बहुत लाइट होती है, पैराफिन पेपर के अंदर रखते हैं। जैसे अब कुछ प्रॉब्लम बना रखी है, जैसे प्रॉब्लम लिखा अपन ने कि व्हाई अल्कोहल डज नॉट यूज्ड एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉर एल्कली मेटल। कहता भाई एल्कली मेटल को केरोसिन में क्यों रख रहे हो या पैराफिन में क्यों रख रहे हो आप, उसको अल्कोहल में क्यों नहीं रखते? वाटर के अंदर तो चलो नहीं रख सकते, वाटर तो बहुत रिएक्टिव है, तो अल्कोहल के अंदर भी क्यों नहीं रख सकते? कि इवन ये अल्कोहल के साथ भी वाटर की तरह रिएक्ट कर जाता है, अल्कोहल के साथ भी वाटर की तरह रिएक्ट कर जाता है, तो इसलिए हम इसको अल्कोहल में
जो नहीं रख सकते मेटल को, बिल्कुल सेम वैसी रिएक्शन होती है जैसी आपकी वाटर के साथ होती है। तो वाटर के साथ कैसी होती है रिएक्शन, देखो जिसमें यहाँ एक रिएक्शन लिख रहा हूँ C2H5OH Na। सपोज आपने क्या किया, एथेनॉल। एथेनॉल क्या होती है, एथेनॉल जैसे ये शराब होती है एथेनॉल, एथेनॉल C2H5 एल्कोहल होते हैं ये। तो एल्कोहल अगर है कि एल्कोहल में रखूंगा तो लिक्विड होता है, तो वाटर की तरह ही तो होता है, ये सॉल्वेंट होता है। कई चीजों के लिए तो सॉल्वेंट यूज करते हैं, कई मेडिसिन वगैरह में डालते हैं इसको। बट इसमें अगर आपने सोडियम मेटल डाल दिया तो सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो क्या करेगा, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि C2H5OH की H को रिप्लेस कर देता है, H को बाहर निकाल देता है। तो H को जैसे ही बाहर निकालता है और खुद सॉल्ट बना देता है, C2H5ONa, Na पॉजिटिव O नेगेटिव, H जो है अगर बैलेंस करके लेंगे तो 2H2 मतलब हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देता है। तो धमाका होता है, एक्सप्लोजन होता है। वाटर के साथ भी एक्सप्लोजन होता है, एल्कोहल के साथ भी सेम रिएक्शन वाटर के साथ होती है। देखो बेटा, रिएक्शन विद वाटर, मेटल जितनी भी एल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जो मेटल है उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, SRP वैल्यू। तो वो और H पॉजिटिव का 0 होता है। तो मैंने बोला था ना डिस्प्लेस करेगा। मेटल देखो SRP वैल्यू लो है, किससे लो है SRP वैल्यू, वाटर से कम है ना, पिछली क्लास में पढ़ाया था। Yes. तो लो है और हाइड्रोजन का 0 है, तो लो वाला हमेशा क्या करेगा, किस में कन्वर्ट होगा, कैटायन में। तो M क्या करेगा, H को हटा देगा, खुद MOH बना देगा और इधर H2 रिलीज कर देगा, एक्सप्लोजन होगा, हाइड्रोजन बनेगी इसमें। तो जैसे एज एग्जांपल मान लो आपने सोडियम ले लिया, तो आप सोचते हो कि भाई सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, तो वो क्या करेगा, ये Na न्यूट्रल है और SRP वैल्यू इसकी लो है, तो ये Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो Na पॉजिटिव OH बन जाएगा और हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। लो SRP वैल्यू। तो जब रिएक्शन कब होती थी, मैंने क्या बताया था, रिएक्शन तब होती थी मेटल के केसेस में। तो हाइड्रोजन मेटल के साथ मेटल की तरह बिहेव करा दो, नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल की तरह बिहेव करा दो, तो मेटल के साथ बिहेव करेगा। तो जब SRP वैल्यू लो होगी तो वो न्यूट्रल है, तो वो कैटायन में कन्वर्ट होगा, तो NaOH में कन्वर्ट होगा और H2 रिलीज करेगा। इसीलिए कहते हैं कि लैब वगैरह में वाटर मतलब ड्राई प्लेस में अगर सोडियम का यूज करना चाहिए तो ड्राई प्लेस में यूज करना चाहिए, और जो वेट प्लेस है उसमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज वाटर से रिएक्ट करेगा, एक्सप्लोजन होगा, हाइड्रोजन बनेगी। और सेम रिएक्शन किसके साथ हो रही है, देखो बेटा ऊपर वाली, अल्कोहल के साथ, बिकॉज अल्कोहल रिएक्ट विद द एल्कली मेटल और हाइड्रोजन बाहर कर रहा है। यही रीजन होता है कि हम अल्कोहल में इसको प्रिजर्व नहीं करते, केरोसिन वगैरह में करते हैं, किसी और चीज में करते हैं, लेकिन अल्कोहल वगैरह में या वाटर में इसको नहीं करते। और वाटर के साथ रिएक्शन का ऑर्डर भी, जितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ती जाएगी ऑर्डर भी बढ़ता जाएगा। तो वाटर के साथ ऑर्डर देख रहे हो, ये Li से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, Na से ज्यादा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मतलब जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव बनाने की, चार्ज कैटायन बनाने की पावर, जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना वाटर के साथ रिएक्शन ज्यादा होगा। रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए आपसे कंपैरिजन भी पूछ सकता है कि वाटर के साथ रिएक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर सारे रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या ऑर्डर आएगा। क्लियर है बेटा वाटर के साथ रिएक्शन। यस सर। तो हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो 1 बाय 1 सबके साथ देखते जाएंगे। अच्छा फिर देखो, जो आप इसमें देखोगे कि ये पॉइंट हमने कुछ लिखा है किसके रिगार्डिंग, द बिहेवियर ऑफ लिथियम, जो आपका टू इट्स स्मॉल साइज। अच्छा इसका जो है आपका लिथियम जो आप देख रहे हो, लिथियम थोड़ा बहुत जो है आपने डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा होगा ना, एक डायगोनल रिलेशनशिप है, तो अपने बाकी मेंबर से थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी में सिमिलर भी है, कुछ में अनसिमिलर भी है। और जो बिहेवियर है इसका लिथियम का,
कई बार क्या है, जो सोल्यूबल बिहेवियर आता है वो उसके रीजन से है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। आपने अभी देखो एक पॉइंट ये भी किया होगा, एक रिएक्शन क्या होगा कि लिथियम जो होता है सबसे बेस्ट, लिथियम जो होता है आपका वो सबसे बेस्ट जो होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। चलो आ जाएगा, फिर आगे कर लूंगा, एक बार कंटिन्यू चलते हैं अपने। लिथियम का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है ड्यू टू, आप डायगोनल रिलेशनशिप कहोगे, उसका साइज वगैरह छोटा होता है। इसमें फिर देखो एक यहां पर आप चीज देखोगे कि अगर हम जैसे ऑक्सीजन के साथ देखेंगे रिएक्शन, ये ऑर्डर का एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि यहां पर जो वाटर के साथ रिएक्शन अगर आप करोगे तो सबसे कम रिएक्टिव कौन था वाटर के साथ? सबसे कम कौन रिएक्टिव था? लिथियम ना। लिथियम। एक्चुअली लिथियम क्या रिएक्शन कम करता है, उल्टा उसमें डिसोल्व ही हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। द बिहेवियर ऑफ लिथियम जो है वो सोल्यूबल क्यों है? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। वो हाइड्रेटेड ही हो जाता है, मतलब वाटर उसको डिजोल्व ही कर लेता है, इसलिए वो रिएक्ट कम करता है, डिजोल्व ज्यादा हो जाता है। और दे आल्सो रिएक्ट, कोई और भी अगर कोई है, नॉट ओनली वाटर, कोई और भी प्रोटोन डोनर स्पीसीज है, जैसे मान लो आप कहते हो कि अमोनिया है या एल्काइंस हैं, उनके साथ भी ये रिएक्शन दे देता है भाई। जैसे अमोनिया है NH3, उनके साथ भी ऐसी रिएक्शन हो जाती है जैसे अभी आप देख रहे हो। बट अगर और कोई होगा, जैसे कि पोटेशियम है, पोटेशियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और उसमें हीट भी निकलेगी सफिशिएंट, मेल्ट कर देगी। मोल्टन मेटल जो है वो इस चीज में आपका ये पॉइंट है, पॉइंट ये कहना चाहता है, ये थोड़ा इसने गड़बड़ कर रखा है, इसने उसने जंप मार रखा है। वो ये कहना चाहता है कि जो वाटर लिथियम है, लिथियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, लिथियम रिएक्ट विद वाटर जेंटली with evolution of high amount of energy। लिथियम रिएक्ट तो जेंटली कर रहा है, लेकिन जब जेंटली रिएक्ट करता है लेकिन हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, इसमें इवोल्यूशन होता है। फिर ऊपर से नीचे जाओगे, सोडियम जो दूसरा मेंबर है, जैसे आपका सोडियम, सोडियम जो रिएक्ट करेगा और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। सोडियम रिएक्ट विद वाटर विग्रसली with evolution या removal of less amount of energy। पहले के कंपैरिजन में एनर्जी कम निकलेगी। तो दो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, एक तो रेट की बात कर रहे हैं, तो ऊपर से नीचे रेट तो बढ़ता जा रहा है बेटा, लेकिन अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना वो कम होती जा रही है। आगे नीचे वाले अदर मेंबर करें बात, तो अदर मेंबर जैसे पोटेशियम वगैरह है, अदर मेंबर रिएक्ट explosively, even catch fire, even catch fire, but removal of least amount of energy। तो यहां ना आपको दो चीजें अपोजिट सी नजर आ रही हैं कि ऊपर से नीचे जा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ रहा है ना, लिथियम देखो जेंटली रिएक्ट कर रहा है, सोडियम जो कर रहा है वो विगरसली रिएक्ट कर रहा है, नीचे वाले तो इवन इतना तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं एक्सप्लोजिवली कि वो आग भी पकड़ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? लिथियम से नीचे की तरफ जा रहे हो आप, वाटर के साथ इंक्रीज हो रहा है। लेकिन दूसरी बात देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है लेकिन अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज होने वाली है ना वो कम हो रही है। वाटर के साथ
अगर मैं रिएक्शन करूं तो मैं कह रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन विद वाटर, लिथियम से ज्यादा हम कह रहे हैं सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम एटसेट्रा बढ़ता जा रहा है ना। लेकिन मैं कहता हूं कि दूसरी बात देखो, इवोल्यूशन ऑफ हीट वो क्या होता जा रहा है, इधर से इधर जा रहा हूं, डिक्रीज। डिक्रीज। इसका मतलब दोनों बातें अलग अलग हैं। ये केमिकल काइनेटिक्स है, रेट मतलब है, रेट देखना मतलब काइनेटिक्स देखना, केमिकल काइनेटिक्स। और ये जो डिपेंड करती है सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है केमिकल काइनेटिक्स, कितनी ज्यादा रिएक्शन हो रही है, इसको केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। जो नीचे वाली इवोल्यूशन ऑफ हीट कह रहे हैं ये है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिकली आप क्या बोलोगे, केमिकल काइनेटिकली रेट, मतलब अब सीधी बात, अब क्या बोलोगे कि काइनेटिकली जो होगा वो काइनेटिकली इसका रेट इंक्रीज होगा, लेकिन थर्मोडायनेमिकली रेट क्या बोलोगे आप, डिक्रीज होगा। ऐसा हुआ क्यों, देखो देखो आपको याद है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, लिथियम। लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का ज्यादा, सोडियम पोटेशियम का जैसे मेल्टिंग पॉइंट लो। अब क्या होगा कि जैसे ही पोटेशियम के साथ वाटर रिएक्ट करेगा, वाटर रिएक्ट करेगा, QH बनाओगे H2 बनेगा और अमाउंट एनर्जी का निकलेगा, लेकिन लेस निकलेगी एनर्जी, एनर्जी क्या निकलेगी, लेस। Yes. और पोटेशियम कैसा होता है बेटा, सॉलिड, लेस अमाउंट भी सफिशिएंट होगी फॉर मेल्टिंग, Yes. इट इज सफिशिएंट टू मेल्ट, सफिशिएंट टू मेल्ट। जैसे ही पोटेशियम मेल्ट होगा तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होने लगेगा, ये लिक्विड में। लिक्विड। लिक्विड में हो तो वाटर के ऊपर फैलने लगेगा, ऐसे लिक्विड होगा तो फैलने लगेगा ना वाटर के ऊपर, फैलने लगेगा तो सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यस। तो Yes, sir. रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ गया, जितना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा तो इवन ऊपर से नीचे जाते हो अमाउंट ऑफ हीट तो कम रिलीज होती है, लेकिन फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। मतलब काइनेटिकली इंक्रीज हो रहा है लेकिन थर्मोडायनेमिकली अमाउंट डिक्रीज हो रहा है। उसका रीजन है लो मेल्टिंग पॉइंट उनके। क्लियर है अब ये पॉइंट? यस सर। Yes. तो अब ये ऐसी बातें क्या है, अब ये एनसीईआरटी में तो नहीं मिलने से रही, ये मिलेंगी आपको अगर जेडी ली जैसी बुक्स पढ़ोगे तो उसमें काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन है इन चीजों का। लेकिन जनरली कंफ्यूज नहीं होना, आपके पास फैक्ट भी आ गया है तो आप क्या बोलोगे कि अबो एक्सप्लेनेशन, जैसे मैंने ये बोला कि अबो एक्सप्लेनेशन इन काइनेटिकली नोट इन thermally, thermodynamically, because when potassium react with water then heat of, चाहे small है, heat is sufficient to melt it। और molten metal क्या करेगी, species are surface of water, spread on surface of water, so surface area will be increases and reaction become faster। तो याद रखना बेटा, अब ये खैर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेन में तो नहीं लेकिन एडवांस में पूछा जा सकता है कि वाटर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होती है लेकिन हीट ऑफ अमाउंट कम निकलती है, तो उसका रीजन देना है। क्लियर है अब? Yes. यस सर। इसके बाद देखो, वाटर के बाद हम रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन भी क्या होगा, वही रेट, मतलब अमाउंट जो ऑक्सीजन का है ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा अटैच होता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अटैच होता जाएगा। तो बनता क्या है कि जनरली अगर मेटल के साथ, ये बात मैंने आपको इसी में पिछले चैप्टर में ही बताई थी कि मेटल ऑक्साइड बना सकता है, मेटल जनरली अगर ऑक्साइड बनाएगा तो ये फार्मूला होगा, तो ये आपका हो जाएगा बेटा मेटल ऑक्साइड M2O। जिसे लिथियम जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके LiO2 बनाता है, LiO2 बनाता है, और अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ले लें तब भी मेजर यही बनता है, Li2O बनता है। लेकिन Na जो है, Na ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, पहले Na2 बनता है, फिर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ले लेते हैं तो Na2O2 बन जाता है, Na2O2। तो ये मेटल ऑक्साइड नहीं है, ये मेटल पर ऑक्साइड है, मेटल पर ऑक्साइड है। और बाकी जो नीचे वाली मेटल है जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड में फिर एक्सेस लोगे
तो फिर ये क्या करेगा, कंट्रोल्ड ऑक्सीजन लोगे तो पर ऑक्साइड बन जाएगा, और एक्सेस लेते जाओगे तो सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। तो कहने का मतलब आपसे ये पूछा जाए कि क्या बोलोगे आप कि लिथियम मेनली क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, सोडियम मेनली क्या बनाएगा, पर ऑक्साइड, Oxide. और बाकी वाले मेनली क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड। मेजर कंटेंट, क्योंकि ऊपर से नीचे जो है रेट ऑफ रिएक्शन, वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट, रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज होता जाएगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अटैच होता जाएगा। तो लिथियम मेनली बनाएगा आपका ऑक्साइड, सोडियम मेनली बनाएगा पर ऑक्साइड, और बाकी नीचे वाले जो मेनली बनाएंगे सुपर ऑक्साइड। क्लियर? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट देखो, आपने वाटर के साथ रिएक्शन देख लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख लिया, और जो ये रिएक्शन देख रहे हो अभी आप, इन मेटल के कैटायन भी जो हैं, वो मेटल कैटायन भी वो स्टेबलाइज्ड हैं विद देयर लो पोलराइजेबल साइज ऑफ एनायन, कंपेरेबल विद देयर कंपेरेबल साइज ऑफ एनायन एंड कैटायन। मतलब छोटा छोटे से छोटे वाले के साथ सेटिस्फाई है, बड़ा बड़े वाले के साथ सेटिस्फाई है। जैसे देखो आप, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना अपने आप को, ये बात आपको थोड़ी सी क्लियरली समझ आने लगेगी कि अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो कि छोटे से सबसे छोटा मेंबर कौन सा है, लिथियम है ना। लिथियम क्या बना रहा है, फार्मूला Li2O। Yes. Yes. ये कलर विजिबल है, अच्छी तरह से विजिबल है, या दूसरा कलर लो में So visible है. विजिबल है। तो जैसे Li2 है, Li2O की जगह मैं सोडियम बनाऊंगा तो वो तो बनाएगा Na2O2, और पोटेशियम लूंगा तो वो तो बनाएगा KO2। अब ध्यान देना, पहले वाले में देखो छोटा, सबसे छोटा लिथियम है, 2 लिथियम के साथ कितने ऑक्सीजन अटैच है, 1। तो एक लिथियम के साथ कितना अटैच ऑक्सीजन होगा, कैलकुलेशन हाफ। दूसरे में देखो 2 सोडियम के साथ कितने ऑक्सीजन अटैच हैं, 2। तो पर सोडियम के साथ कितना अटैच होगा, 1। तो अमाउंट बढ़ गया ना सोडियम के साथ ऑक्सीजन का। Yes, sir. Yes. लिथियम में 1 लिथियम के साथ हाफ ऑक्सीजन था, Na2O2 में 1 सोडियम के साथ 1 ऑक्सीजन है। फिर पोटेशियम में देखो फिर और अमाउंट बढ़ गया, पर मेटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो रिएक्ट कर रहा है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जाएगा। इसलिए वो कहता है कि दीज मेटल कैटायन स्टेबलाइज्ड विद देयर कंपेरेबल साइज ऑफ एनायन। छोटा छोटे वाले के साथ स्टेबल है, बड़ा बड़े वाले के साथ। इसलिए बड़े वाले सुपर ऑक्साइड बनाते हैं और छोटे वाला ऑक्साइड। Oxide. क्लियर है? अब दोनों चीजें क्लियर होगी ना, Yes, कि sir. कौन क्या बनाएगा और क्यों बनाएगा। चलो बेटा आगे। Yes, sir. नेक्स्ट रिएक्शन देखो फिर आपका, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। तो रिएक्शन के साथ हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन, एल्कली मेटल में हमने पढ़ा था कि एल्कली मेटल ऑलवेज अपना कंपाउंड +1 में बनाएंगे। तो हाइड्रोजन जो यहाँ आएगा मेटल के साथ, इन मेटल के साथ हाइड्रोजन, वो एज ए H नेगेटिव आएगा। इसलिए ये मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, इनको हम बोलते हैं मेटल हाइड्राइड। ये जो अपने रहते हैं, ये रहते हैं मेटल हाइड्राइड। मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है इनमें, -1। -1। तो हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्राइड बनाएंगे। और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो आपका होगा ये वाला, लिथियम सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हाइड्राइड जो है लिथियम सबसे स्टेबल बनाता है। उसका रीजन है कि लिथियम का जो है यहाँ पर हाई आयन, ये है आपका आयनाइजेशन एनर्जी हाई होता है, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। और साइज भी है, छोटा छोटे वाले के साथ सेटिस्फाई रहता है लिथियम हाइड्रोजन के साथ। तो आपने इसके एग्जाम्पल भी देखे होंगे, यहाँ भी आपने शायद नाम पढ़ा नहीं हो अभी, क्योंकि अभी 11th में ही हो ना अभी आप लोग, लेकिन आपने हो सकता है कि सुन जरूर रखा हो, पढ़ा नहीं हो लेकिन सुन रखा हो। तो जितने भी जो S ब्लॉक हैं, ऑल S ब्लॉक हाइड्राइड जो हैं वो आयनिक हैं। किस कैटेगरी के हैं, आयनिक, आयनिक हैं, एक्सेप्ट ये आपका बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट है उनके। इसलिए तो बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के, जैसे बेरिलियम का हाइड्राइड है BeH2 और MgH2,
तो ये जो है ये आपके कोवलेंट हैं, बाकी सारे के सारे आयनिक होते हैं, ये आपके कोवलेंट होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड ऑफ एल्कली मेटल आर कोवलेंट, तो क्या आंसर दोगे बेटा आप? BeH2 एंड BH2 and बेरिलियम एंड बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। क्लियर? और यही रीजन है कि इनमें अगर हाइड्राइड आ जाते हैं तो इनमें रिड्यूसिंग पावर भी आ जाती है। दो आगे चल के बड़े इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ोगे आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम एल्यूमिनियम या सोडियम बोरोहाइड्राइड, आप दो एग्जाम्पल पढ़ोगे। यहाँ पर सोडियम बोरो कर दो चाहे, जैसे NaBH4, ये हाइड्राइड है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये क्या करते हैं, कीटोनों को अल्कोहलों में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं, CH मतलब H दे देते हैं, C को O वाले को H दे देते हैं। ऐसे PCl3 का Cl हटा के PS3 कन्वर्ट कर देंगे। ये इतना स्ट्रॉन्ग जो है इनका काम होता है दोनों का, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको बोलोगे सोडियम बोरोहाइड्राइड, SBH भी बोलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और एक होता है लिथियम एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, LaH बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दोनों ही हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं। जैसे CO को ये रिड्यूस कर देंगे, इसलिए बोलते हैं रिडक्शन करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो CO को H दे देगा ये अपना, तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। PCl3 BCl3 या SiCl4 के ये Cl हटा के H दे देगा, PH3 बना देगा, B2H6 बना देगा, SiH4 बना देगा। ये रिएक्शन याद करनी। तो आपको यहाँ दो रिड्यूसिंग एजेंट है, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा यूज आएगा इनका। तो एक आपको मैं बता रहा हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, एक बता रहा हूं मैं एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ Na पॉजिटिव ये पूरा पार्ट नेगेटिव होता है, Li पॉजिटिव ये पूरा पार्ट नेगेटिव होता है, और ये हाइड्राइड डोनर होते हैं, अपना हाइड्रोजन देते हैं नेगेटिव वाले, हाइड्राइड डोनर। ये जो होते हैं हाइड्राइड डोनर होते हैं, H नेगेटिव अपना देते हैं ये। तो ये जो हाइड्राइड डोनर हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में बेस्ट कौन सा होगा बेटा, NaBH4 और AlH4 में हाइड्राइड डोनर बेस्ट कौन सा होगा और क्यों होगा, तो क्या आंसर दे सकते हो आप? सोडियम, कौन से वाला? सर लिथियम। सोडियम वाला। लिथियम नहीं, देखो लिथियम से नहीं सोचना है इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन अटैच किसके साथ है, देखो अटैच तो एल्यूमिनियम या बोरोन के साथ है ना। अब बोरोन में क्या होगा कि ये तो अलग ही है, Na पॉजिटिव, बोरोन के साथ H है, तो बोरोन छोटा है बेटा H के साथ। पर एल्यूमिनियम हाइड्राइड में देखोगे तो एल्यूमिनियम जो है वो H है, S के साथ अटैच, तो एल्यूमिनियम बड़ा है। तो जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, अभी मेटेलिक स्ट्रेंथ पड़ी थी ना, तो छोटा बॉन्ड होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और ये जो AlH वाला है ये क्या हो जाएगा, जनरली वीक बॉन्ड होगा, तो बेस्ट डोनर हो जाएगा ना ये, बेस्ट यस सर। H नेगेटिव डोनर। तो जो बेस्ट नेगेटिव H डोनर है वही क्या होगा, बेस्ट। तो इसका मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसका रीजन है एल्यूमिनियम का बड़ा साइज, एल्यूमिनियम H को इजीली दे देगा, छोटा छोटे से सेटिस्फाई रहता है ना, बड़े के साथ सेटिस्फाई नहीं रहेगा, इसलिए अलग से हो जाएगा, छोड़ देगा उसको। तो वैसे तो डायरेक्ट हाइड्राइड भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, सारे हाइड्राइड आयनिक होते हैं इनके बेटा, सारे हाइड्राइड क्या रहेंगे इनका, आयनिक रहेंगे। बट फिर भी एक चीज ध्यान रखनी है, वो कौन से वाली, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। हाँ बेरिलियम मैग्नीशियम वो कोवलेंट है। और दूसरा, इनके दो इंपॉर्टेंट केमिकल हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो भी हाइड्राइड डोनर ही हैं, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और किस किस को रिड्यूस करते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स भी वो धीरे धीरे आते जाएंगे, नो नीड टू वरी, वो अपने आते जाएंगे, आगे ऑर्गेनिक आएगी तो उसमें याद हो जाएंगे आपको। क्लियर? हेलोजन के साथ। बट ये ध्यान रखना,
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में रिएक्टिविटी ऑर्डर उल्टा है। ऑक्सीजन के केस में देखा था तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम नीचे की तरफ जा रहे थे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था ना। Yes, sir. लेकिन हाइड्रोजन में घट रहा है। ये देखो चीजें याद करने वाली ये हैं, हाइड्रोजन में घट रहा है। लिथियम, क्योंकि हाइड्रोजन छोटे साइज का है, छोटे के साथ स्टेबल होगा, तो लिथियम के साथ साथ सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीरियम। क्लियर? Yes, sir. तो देखो अभी तक हम किस किस के थोड़ा जैसे सारा थियोरटिकली चल रहा है, तो जैसे अभी बता दो, अब केमिकल रिएक्शन में बताओ किस किस के साथ रिएक्शन पढ़ चुके हैं हम। सबसे पहले किसके साथ किया? So water. वाटर के साथ किया। वाटर के साथ क्या रिएक्शन था? So उसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, लेकिन इवोल्यूशन ऑफ हीट अपोजिट होती है। अपोजिट होती है। इसका रीजन बता सकते हो? हीट कम निकलती है फिर रेट क्यों बढ़ता है? सर केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स की वजह से। नीचे वालों के मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, इसलिए थोड़ी सी हीट में वो मेल्ट हो जाते हैं, उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो एक्सपोज्ड एरिया बढ़ जाने से वाटर के साथ रिएक्शन बढ़ जाता है। उसके बाद किसके साथ रिएक्शन किया? ऑक्सीजन। Oxygen. ऑक्सीजन के साथ किया। ऑक्सीजन में क्या रेट था ऊपर से नीचे? सर इंक्रीज होता है उसका रीजन क्या था, क्यों इंक्रीज हो रहा था? क्योंकि मेटल का टाइम्स जो है वो जिनका स्टेबलाइजेशन होता है वो कंपैरेटिवली लार्जर साइज से होता है। लार्जर, क्योंकि लार्ज खुद लार्ज होते हैं कैटायन, तो लार्जर साइज के एनायन मतलब सुपर ऑक्साइडों के साथ स्टेबल बनाते हैं। फिर किसके साथ रिएक्शन किया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ क्या ऑर्डर है? डाउन द ग्रुप। डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों हुआ? सर क्योंकि हाइड्रोजन का साइज स्मॉल है। हाँ, तो स्मॉल के साथ ही बनाएगा, स्टेबल स्मॉल के साथ ही बनाएगा, क्योंकि एच अकेला ही अटैच होना है, एच उसमें तो कोई पर या सुपर है नहीं। ठीक है, तो याद रह जाएंगी चीजें, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बस याद करनी है, मेमोराइज करनी है। वो कितना पाते हैं, कितना रख पाते हैं, दैट इट डज मैटर बेटा। तो नेक्स्ट देखो फिर आपकी रिएक्शन विद हेलोजन। हेलोजन के साथ रिएक्शन है हमारा। देखो हेलोजन के साथ रिएक्शन, कोई भी एल्कली मेटल है हेलोजन के साथ भी बड़ी इजीली रिएक्ट करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो हेलोजन के साथ भी अगर अब रिएक्शन करते हैं, तो अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन तो छोटा है ना बेटा। अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो फ्लोरीन के साथ छोटा है, तो छोटे वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा फ्लोरीन के साथ। तो ऑर्डर क्या आएगा? देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? वापिस हाइड्रोजन की तरह ही, लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीरियम। क्लियर? यस सर। अगर दूसरे हेलोजन हो जाएंगे तो ऑर्डर बदल जाएगा, कि दूसरे हेलोजन तो बड़े हैं। जैसे ऑर्डर फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन खुद क्या है? लार्ज है ना, Large in size. लार्ज साइज वाले हैं, तो इसलिए अब ऑर्डर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अब देखो ऑर्डर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अब बड़े वाला बड़े वाले के साथ सेटिस्फाई रहेगा। क्लियर? तो फ्लोरीन के साथ अलग ऑर्डर आया और बाकियों के साथ अलग आ जाएगा। हैलाइड जितने भी हैं, ज्यादातर हैलाइड जो जितने भी हैं, एक लिथियम को छोड़ के बाकी हैलाइड्स जो हैं वो आपके आयनिक होंगे। हैलाइड्स आर आयनिक, समवट lithium halides have covalent nature. लिथियम के हैं कुछ जो कोवलेंट हैं, बाकी जनरली आयनिक हैं। तो एल्कली, जितने भी एल्कली मेटल हैलाइड हैं वो सोल्यूबल हैं इन वाटर। सिर्फ किसको छोड़ करके? ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है बेटा। एल्कली मेटल हैलाइड्स आर सोल्यूबल। क्यों सोल्यूबल? क्योंकि आयनिक है, ज्यादातर सोल्यूबल है क्योंकि आयनिक है इन वाटर। एक्सेप्ट, वापस देखो क्या आ गया, एक्सेप्ट लिथियम का कोई आएगा, तो लिथियम का कौन सा आ गया? देखो एक्सेप्ट लिथियम क्लोराइड। ये स्पेरिंगली सोल्यूबल, मतलब बहुत कम सोल्यूबल। स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब बहुत कम सोल्यूबल या इनसोल्यूबल है इन वाटर। इसका रीजन देना है ड्यू टू हाई लेटिस एनर्जी। क्या रीजन देना है इसका? ड्यू टू हाई लेटिस एनर्जी। केमिकल बॉन्डिंग में लेटिस एनर्जी पढ़ी होगी आपने। लेटिस एनर्जी क्या थी? Q1 Q2 और नीचे R प्लस रेडियस R नेगेटिव।
अब ये जो जितना दोनों का साइज, कैटायन भी छोटा होगा, एनायन भी छोटा होगा, ये चीज छोटी होगी, स्मॉल होगी, तो ये चीज क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी ना। और लेटिस एनर्जी क्या होती है, लेटिस में बनाए रखेगी सॉल्यूशन उसको, जो केमिकल है जो आपका। तो रीजन देना बेटा, लिथियम फ्लोराइड, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिथियम फ्लोराइड जो है वो इनसोल्यूबल है। उसका रीजन देना है ड्यू टू हाई एलई। एलई जो मैं लिख रहा हूँ वो एलई किसके लिए स्टैंड कर रहा है यहाँ पर, लैटिस एनर्जी। हाँ, एलई का मतलब मैं कह रहा हूँ लेटिस एनर्जी। दोनों साइज छोटे हो गए ना, लिथियम भी छोटा हो गया और फ्लोरीन भी छोटा हो गया, तो लिथियम और फ्लोरीन दोनों छोटे हो गए, तो लेटिस एनर्जी जो है एलई वो बहुत ज्यादा होगी। दोनों स्मॉल हो गए, बोथ स्मॉल, तो लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो वाटर में डिजोल्व ही नहीं होने देती है। क्लियर। और लिथियम जो हेलाइड्स है, लिथियम के फ्लोराइड आप छोड़ दें, दूसरे हेलाइड देखें, तो लिथियम के हेलाइड्स जो है हाइड्रेटेड होते हैं। उसका रीजन है ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर। फेजेंस रूल पढ़ा होगा आपने। Yes, sir. फेजेंस रूल क्या कहता था, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा आएगी और कोवलेंट ज्यादा कैरेक्टर आएगा। यही रीजन तो है कि लिथियम के जो आपको कुछ कंपाउंड क्या मिल रहे हैं, लिथियम के हेलाइड कोवलेंट भी मिल रहे हैं। इसलिए लिथियम में आप इसके हाइड्रेट देखोगे, जैसे लिथियम के हाइड्रेट मतलब वाटर के साथ अटैच देखोगे, जैसे LiCl है तो LiCl के साथ 2 वाटर मोलिक्यूल अटैच मिलते हैं। LiCl4 है, 2H2O वाटर मोलिक्यूल साथ में मिलते हैं। लिथियम जो क्लोरेट है, तो इनके सॉल्ट जो मिलते हैं लिथियम के, जो आपको चाहे लिथियम क्लोराइड हो चाहे लिथियम क्लोरेट हो, उसके साथ वाटर मोलिक्यूल हाइड्रेटेड फॉर्म मिलते हैं। उसका रीजन क्या दोगे आप, हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ मेटल कैटायन। तो देखो हैलाइड्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बने हैं आपके। पहली बात, हैलाइड फ्लोराइड के लिए रिएक्शन देखोगे तो फ्लोराइड में लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और नीचे की तरफ फ्लोराइडों की रिएक्टिविटी फ्लोराइड के लिए कम जाएगी। लेकिन जो दूसरे मेंबर है, क्योंकि फ्लोराइड छोटे साइज का है तो लिथियम के साथ स्टेबल है। अगर हम दूसरे देखें, हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सब बड़े होते हैं, तो बड़े बड़े वालों के साथ स्टेबलाइज रहते हैं, इसलिए रेट उल्टा हो जाता है। जितने भी कंपाउंड स्टडी करें तो मोस्ट ऑफ कंपाउंड जो होंगे आपके आपके आयनिक होंगे, लेकिन लिथियम के कुछ कंपाउंड आपको कोवलेंट मिलेंगे, क्योंकि लिथियम में हाई पोलराइजिंग पावर होता है। फेजेंस रूल के अकॉर्डिंग पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर आएगा। और इसका एक एग्जांपल भी हमारे सामने है कि अगर कोवलेंट कैरेक्टर आएगा तो सोल्युबिलिटी भी तो कम होगी ना वाटर में। तो लिथियम फ्लोराइड LiF जो है वो इनसोल्यूबल है वाटर में, LiF। और उसका रीजन जो है इनसोल्यूबल का, ड्यू टू हाई लेटिस एनर्जी। जब दोनों छोटे हो जाते हैं तो दोनों छोटे होने के रीजन से उसका लेटिस एनर्जी बहुत हाई हो जाता है, इसलिए वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होने देता है। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. हेलोजन के बाद देखो फिर हम इसका रिएक्शन देते हैं बेटा, आगे चलते हैं। रिएक्शन विद नाइट्रोजन, केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नाइट्रोजन एयर में अवेलेबल है बेटा, Yes. और कितना परसेंट Yes, अवेलेबल है, 78% अवेलेबल है। Yes. और Yes, sir. फिर भी एल्कली मेटल ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से, CO2 इन सब से रिएक्ट करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन उसके लिए इनर्ट है। नाइट्रोजन के साथ एल्कली मेटल रिएक्ट नहीं करते। तो आप जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर एल्कली मेटल की बात पूछी जाए आपसे कि एल्कली मेटल इन जनरली कैन आस्क एल्कली मेटल रिएक्ट विद नाइट्रोजन, देन बोलोगे नो रिएक्शन। एल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, बहुत रिएक्टिव होते भी देखो, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इनर्ट है, इसलिए वो तो बहुत रिएक्टिव है, लेकिन नाइट्रोजन बहुत इनर्ट है इसलिए रिएक्ट नहीं करती, एक्सेप्ट लिथियम के साथ। अब यहाँ फिर डिफरेंस आ गया, देखो बेटा, लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, उसके करने का रीजन क्या होता है, ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर। Polarizing power. पोलराइजिंग मतलब ये कैटायन बनाने की ट्राई करेगा और उसको एनायन बना देगा, इसलिए लिथियम नाइट्राइड बनता है। लिथियम नाइट्राइड बनेगा, लेकिन दूसरे जो मेंबर हैं इसके नाइट्रोजन के, वो इसके साथ रिएक्शन नहीं देंगे। रीजन पूछेगा तो बताना है आपने, ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर। क्लियर बेटा। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, Yes. नाइट्रोजन के साथ ये रिएक्शन नहीं देते हैं, सिर्फ एक ही मेंबर देता है लिथियम, वो लिथियम नाइट्राइड बनाता है। इसका रीजन होता है उसकी हाई पोलराइजिंग पावर, क्योंकि वो अपना कुछ कुछ प्रॉपर्टी में इनसे अनमैच रहता ही है। फिर आ जाओ बेटा, देखो रिएक्शन विद अमोनिया।
रिएक्शन विद अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं अपने। रिएक्शन विद अमोनिया ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जामिनेशन में, कंपटीशन वगैरह में भी आती रहती है। रिएक्शन विद अमोनिया, देखो अमोनिया एक तो होता है गैसियस, पहला मैंने दिया गैसियस, गैसियस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जो एक लिक्विड होगा ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अमोनिया गैसियस है, गैसियस अमोनिया, गैसियस अमोनिया के साथ रिएक्ट करोगे तो बिल्कुल वाटर की तरह रिएक्ट करेगा, उसका एच निकाल देगा। तो एक जनरल रिएक्शन लिखोगे आप, इंपॉर्टेंट है, मैं दिखा देता हूं आपको अलग से। अगर आपके पास मेटल है कोई, एल्कली मेटल, अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है बेटा? NH3 को मैं NH2H लिख सकता हूँ, NH2H लिख सकता हूँ ना मैं। तो ये भी क्या करेगा, जैसे वाटर में H निकालता था, यहां से भी H निकलवा देगा, इसको खुद कैटायन बना देगा। तो खुद जो बन जाएगा M पॉजिटिव NH2 नेगेटिव बन जाएगा, और साथ में आपकी हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। इसको बोलते हैं, ये जो बनते हैं इसको बोलते हैं एमाइड, इनको बोलते हैं हम एमाइड, ये एमाइड होते हैं। बट मेटल जो है इसमें लिथियम नहीं हो सकता, बाकी कोई भी मेटल ले सकते हो, लिथियम रिएक्ट नहीं करता। ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम रिएक्ट करते हो, लिथियम मैं अभी बताऊंगा कैसे रिएक्शन होगा उसमें। तो ये जो मेटल लिथियम को छोड़ के ऐसे करेगा, जैसे सोडियम है, सोडियम रिएक्ट करेगा, सोडियम रिएक्ट करके क्या बनाएगा NH2H, ये रिएक्ट करके क्या बना देगा बेटा आपका NH2 और हाइड्रोजन रिलीज करवा देगा वाटर की तरह ही। इसको बोलते हैं सोडामाइड, सोडियम से सोडामाइड, एक बार लिखा होता है ना सोडामाइड। तो सोडामाइड क्या होता है NaNH2, सोडियम की, सोडियम से सोडा आया है, अमाइड बनते हैं, तो सोडामाइड। अगर इन सोडामाइड का हाइड्रोलिसिस कर दो, फर्दर आप जो भी है, कोई भी हो, मेटल NH2 है, आप हाइड्रोलिसिस कर दो, वाटर के साथ रिएक्शन कर दो, वापस अमोनिया मिल जाएगी और ये मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, MOH बन जाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम में, ये लिथियम में थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये ध्यान देना, अभी पहली गैसियस लेनी है, जब गैसियस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। लिथियम ने ऐसा रिएक्शन नहीं दिया, अभी हमने लिखा था, यहाँ देखो लिथियम का, यहाँ रिएक्शन हमने दिया, हमने लिखा था कि ये रिएक्शन दिया, लिथियम ने रिएक्शन नहीं दिया। रीजन क्या है कि लिथियम का रिएक्शन अलग होता है, होता तो है, उसमें दो H निकाल देता है वो, N और H कर देता है ऐसे। तो दो लिथियम रिएक्ट करके Li2NH बनाते हैं और साथ में H2 बनाते हैं। बाकी वही हाइड्रोलिसिस करोगे तो वैसा ही जाएगा। तो लिथियम ज्यादा रिएक्टिव है, कहने के लिए अमोनिया अगर गैस लिया हुआ है आपका, तो गैसियस अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो एमाइड बनेंगे, लेकिन लिथियम के साथ इमाइड बनता है जब NH नेगेटिव स्पीसीज होती है। देखो इसमें दो स्पीसीज हैं, अगर NH2 होता है तो इसको बोलते हैं एमाइड, और NH बनता है तो सिर्फ NH, ये NH स्पीसीज, यहाँ वाली ये स्पीसीज बोलोगे NH। तो NH जो नेगेटिव होता है इसको बोलते हैं इमाइड, IMIDE, इमाइड। तो लिथियम जो है वो इमाइड बन सकता है, लिथियम आपका इमाइड बन सकता है। तो लिथियम इमाइड, बाकियों में एमाइड बनाते हैं। बट अगर आपने अमोनिया लिक्विड ले लिया तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अमोनिया गैसियस इज द डिफरेंट थिंग, बट अगर अमोनिया आपने लिक्विड ले लिया बेटा, अमोनिया लिक्विड ले लिया तो फिर काफी इंपॉर्टेंट है ये अमोनिया लिक्विड, इसको बोलते हैं लिक्विड अमोनिया। तो लिक्विड अमोनिया वाटर की तरह, जैसे लिक्विड वाटर होता है बिल्कुल वैसा सोलवेंट का काम करता है लिक्विड अमोनिया। ये क्या करता है, जैसे वाटर डिसोल्व करता है वैसे ये डिसोल्व करता है। सपोज आपने क्या किया, आपने X+Y मोल अमोनिया के ले लिए, जैसे वाटर हाइड्रेटेड करता था, तो इसमें जितने भी एल्कली मेटल हैं, अगर आप लिक्विड अमोनिया ले लो और लिक्विड अमोनिया का एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन कराओ, तो लिक्विड अमोनिया जो है NH3 लिक्विड, वो सोलवेंट की तरह काम करेगा।
एक्ट एज सोलवेंट। सोलवेंट करेगा तो डिजोल्व करेगा, जैसे डिजोल्व करेगा जैसे एम में, एम अगर डिजोल्व होगा तो एम पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन बनाएगा, और अमोनिया इनके साथ अटैच हो जाएंगे जैसे वाटर अटैच होते थे। तो अमोनिया सपोज एक्स पार्टिकल, इसके साथ सपोज वाई पार्टिकल, सपोज टोटल पार्टिकल रिएक्शन करवाने के लिए हमने NH3 के x प्लस वाई ले लिए, x प्लस वाई कुछ भी ले लिया, नंबर ले रहा हूं मैं, x प्लस वाई अमोनिया के पार्टिकल ले लिए। तो अमोनिया ने कैटायन को कुछ हाइड्रेटेड किया और इलेक्ट्रॉन को हाइड्रेटेड किया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि मेटल लेकर के सपोज x प्लस वाई मोल ऑफ अमोनिया लिक्विड ले लिया, तो x पार्टिकल जो है m पॉजिटिव के साथ चले गए और इलेक्ट्रॉन के साथ वाई पार्टिकल चले गए। तो ये जो बना है, ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बना है, तो आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बनाए तो ये अकेला नहीं है बेटा, अब इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ है, इसलिए इसको बोलेंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है तो ये तो सोलवेंट है, अमोनिया तो सोलवेंट है, उसके अंदर घूमता रहेगा तो ये तो कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, मूव करेगा, चार्ज है, चार्ज मूव करेगा तो क्या बन जाएगा, ये कंडक्टर बन जाएगा। और कोई भी आपको पता है कि अकेला इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? मैग्नेटिक। और अकेला इलेक्ट्रॉन होता है तो कलर भी आ सकता है उसके अंदर, तो इसमें कलर आएगा ब्लू कलर हो जाएगा, ये आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है इसके अंदर, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। जब किसी एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनियम डिसोल्व करते हैं तो अमोनिएटेड कैटायन बनता है और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनता है। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो बनता है वो इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन करता है, मतलब कंडक्टर होता है। अकेला इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है वो। कलर आ जाता है सॉल्यूशन में, ये ब्लू कलर होता है बाकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, SRA मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एल्कली मेटल आप पहले ही पढ़ के आए थे कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, है ना। अगर एल्कली को हम लिक्विड अमोनिया में डिसोल्व करके लें तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते हैं, ये काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग हो जाते हैं आपके। और इनके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी आ जाती हैं। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उसको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इधर जो कैटायन घूम रहा होता है उसको अमोनिएटेड कैटायन बोलते हैं। ये वाला जो होता है वो अमोनिएटेड कैटायन होता है और दूसरे वाला ये वाला अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या क्या आ जाती हैं? तो पहली बात तो बोलोगे कि इसमें आयंस बनेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन भी आयन है, मेटल भी आयन है, कैटायन एंड आयन बनेंगे। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनेगा तो उससे कंडक्शन भी आएगी, पैरामैग्नेटिज्म भी आएगा, कलर भी आएगा और रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी आएगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी आ जाता है इसके अंदर, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी हम यूज करते हैं। और जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर वो देखो कंडक्टेंस है, तो कंडक्टेंस किसके कारण हो सकती है बेटा? क्या रीजन होगा कंडक्टेंस का? वो तो कोई इलेक्ट्रॉन दोनों ही होगा बेटा, क्योंकि कोई भी चार्ज अगर मूव करता है तो कंडक्टेंस आता है ना। तो अमोनिएटेड कैटायन भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी होगा, लेकिन कलर का रीजन या पैरामैग्नेटिज्म का रीजन क्या होगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा। तो कलर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की कितनी कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करेगा, उससे कलर जो होगा वेरी भी कर सकता है। तो कलर वाला पॉइंट अगर हम देखें तो क्या हो सकता है कि जनरली ब्लू कलर होता है अब सॉल्यूशन, और ब्लू कलर का रीजन आप स्पेशली क्या दोगे? ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द, इसके रीजन से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब एनर्जी इन द विजिबल रीजन ऑफ लाइट एंड दिस इम्पार्ट ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन। वो जो आपको मतलब कलर का रीजन पूछे तो कलर का रीजन आपने स्पेशली क्या देना है? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन क्या है? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका कप्लीमेंट्री कलर बाहर दिखने लग जाता है, इसलिए उसमें ब्लू कलर होता है। तो अब ये ब्लू कलर जो प्राइस हुआ स्पेशली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोलोगे, उससे हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी मैंने बनाया पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म कैसे होगा? देखो, द सॉल्यूशन आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। द सॉल्यूशन आर पैरामैग्नेटिक एंड बट लेकिन इसको अगर हमने पड़े रहने दिया, एंड ऑन स्टैंडिंग स्लोली जो ये होगा लिबरेट हाइड्रोजन, लेकिन पड़ा रहा तो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे प्रेजेंस ऑफ अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा।
अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा इन कैटेलिक इफ कैटेलिटिक इम्प्योरिटी आर एब्सेंट। इट इन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ब्लू कलर चेंज इनटू, देखो दो चीजें हैं, इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर ये सॉल्यूशन पड़ा हुआ है आपका लिक्विड अमोनिया भी स्टार्ट किया है, लिक्विड अमोनिया में आपने एल्कली मेटल डाला इन स्टार्टिंग, तो ये इसमें मिलेगा आपको NH3, सपोज जितनी भी प्रॉपर्टी है एक्स पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन NH3 Y पार्टिकल नेगेटिव, तो ये जो मिलेगा इनिशियली मिलेगा, लेकिन आप काफी टाइम आफ्टर टाइम तो ये वापस वही टूट के अमोनिया अलग हो जाएगा और अमोनिया का जो NH3 पार्ट है वो भी NH2 नेगेटिव सोडामाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हम कहते हैं कि ये हमारा जो पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन होता है और इसको हम पड़ा रहने दें, स्टैंडिंग रखें, तो धीरे धीरे ये क्या होता है लिबरेट करने लग जाता है हाइड्रोजन और मतलब अनस्टेबल हो जाता है। अगर वो अनस्टेबल क्यों होता है, इसमें क्या होती है कि इफ कैटालिटिक इम्प्योरिटी आर एब्सेंट, अगर इम्प्योरिटी एब्सेंट हुई, बिल्कुल प्योर हुआ तो सोडामाइड में पहुंच जाएगा, अगर इम्प्योर हुआ तो इसी के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो इसका मतलब इम्प्योरिटी के किस सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करती हैं, जो इम्प्योरिटी होती हैं, अगर इम्प्योरिटी की प्रेजेंस हुई तो फिर क्या बनेगा आपका, ये सॉल्यूशन पड़ा रहेगा आपका। इम्प्योरिटी नहीं हुई तो वापस ये जैसे गैस के साथ रिएक्शन करता था सोडामाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो कलर है वो कलर जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे इन कंसंट्रेट सॉल्यूशन ब्लू कलर चेंज इनटू ब्रोंज, ब्रोंज मतलब जैसे तांबा होता है बिल्कुल उस जैसा कलर का बन जाएगा, ब्रोंज कलर, ब्लू से रेडिश ब्राउन में चला जाएगा ब्रोंज। और जैसे ही ब्रोंज हो जाएगा तो फिर इसमें डायमैग्नेटिज्म नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वन पेयर्ड ना होकर के आपस में वापस पहले वाली पोजीशन में पहुंचने लग जाएंगे। तो ये हमारा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि भाई अगर हम एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया के अंदर लेते हैं तो उसके अंदर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन और अमोनिएटेड कैटायन बनते हैं। इस टाइप के सॉल्यूशन में मतलब लिक्विड अमोनिया में एल्कली मेटल डिसोल्व करने से जो सॉल्यूशन बनता है उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी आ जाती है नई, जैसे उसके अंदर कंडक्टिंग पावर आ जाता है, उसमें पैरामैग्नेटिज्म आ जाता है, उसके अंदर रिड्यूसिंग कैरेक्टर आ जाता है, उसमें कलर आ जाता है। अब इसमें जो कलर का रीजन होता है वो उसका एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो बाहर की लाइट होती है उस पर गिरती है, तो विजिबल लाइट जब गिरती है तो वो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करके उसका कप्लीमेंट्री लाइट वापस फेंकता है और वो ब्लू फेंकता है वापस, तो हमें ब्लू दिखाई देने लग जाता है। लेकिन ये जो ब्लू कलर वाला सॉल्यूशन है और पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और रिड्यूसिंग कैरेक्टर गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन इसको पड़ा रहने दें तो ये इसकी प्रॉपर्टियां खत्म होने लगती हैं और ये अनस्टेबल हो जाता है, खास करके अगर इसमें इम्प्योरिटी नहीं हो, एब्सेंट हो तो अनस्टेबल हो जाता है, वापस सोडामाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो है अगर कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ज़्यादा हो, मतलब एल्कली मेटल ज़्यादा हो और अमोनिया कम हो, तो सॉल्वेंट कम हो तो कंसंट्रेशन गाढ़ा हो जाता है सॉल्यूशन, तो भी इसका कलर चेंज होने लग जाता है ब्रॉन्ज, और इसमें ये प्रॉपर्टी खत्म होने लग जाती है, ये पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक में आ जाता है। क्लियर? कोई डाउट बेटा? काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला जो अभी डिस्कस किया है हम लोगों ने, कि वाटर में तो डिसोल्व करते ही हो, ऐसे ही लिक्विड अमोनिया में भी डिसोल्व करते हो। तो एक बार हैलोजन से आगे जो जो रिएक्शन किए हैं रिपीट कर दो बेटा, हैलोजन से स्टार्ट करके कौन कौन सी रिएक्शन की हमने हैलोजन से? जैसे पहले हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन तक तो पढ़ ली थी ना, उसके बाद जैसे हैलोजन से हमने पढ़ी थी, तो क्या क्या कैसे रिएक्शन होता है, क्या रेट होता है किन के साथ, वो सारी चीजें। सबसे हमने अमोनिया से स्टार्ट किया था। अमोनिया से स्टार्ट तो वो पहली वाली रिएक्शन कर ली थी ना, फिर हमने हैलोजन के साथ रिएक्शन दी थी, ऑर्डर ऑफ F2। हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वो यस सर डाउन द ग्रुप पहले ऑर्डर इंक्रीज होता है इन केस ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लेकिन फ्लोरीन के साथ अपोजिट होता है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए साइज बड़े हैं तो रेट इंक्रीज होता है, लेकिन फ्लोरीन के लिए ठीक है,
और क्या यहाँ थे हैलाइड्स के लिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, और क्या था? यस, हैलाइड्स जनरली आयनिक होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है लिथियम की, क्योंकि उसका कोवलेंट नेचर होता है। लिथियम के कोवलेंट मिल सकते हैं, बिल्कुल सही। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था यहाँ पर, खास करके स्कूलिंग में काम आएगा, वो कंपटीशन में भी आता है। सब लिथियम फ्लोराइड। हाँ, लिथियम फ्लोराइड वाटर इंसोल्यूबल है। लिथियम फ्लोराइड वाटर इंसोल्यूबल है, क्या रीजन दोगे क्यों वाटर इंसोल्यूबल है? तो हाई लैटिस एंथैल्पी। High lattice energy. ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। हैलोजनों के बाद फिर किसके साथ रिएक्शन दिए थे? Nitrogen. नाइट्रोजन के साथ। क्या रिएक्शन थे बेटा नाइट्रोजन के साथ? सर ओनली लिथियम रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ। ओनली लिथियम रिएक्ट करता है, बाकी नहीं करते। लिथियम क्यों करता है, क्या रीजन दोगे? So, उसकी हाई पोलराइजिंग High पावर होती है। polarizing हाई power. पोलराइजिंग पावर, कोवलेंट कैरेक्टर वाला फैक्टर आ जाता है उसमें। उसके बाद किससे रिएक्शन पढ़ा हमने बेटा? Ammonia. अमोनिया गैसेस। अमोनिया गैस के साथ। अमोनिया गैस के साथ क्या बनता है? सब मेटल्स अमाइड बनाते हैं, लेकिन लिथियम इमाइड बनाता है। इमियाइड बनाता है। फिर लिक्विड अमोनिया के साथ क्या रिएक्शन है? So, उसमें अमोनिएटेड कैटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनता है रिजल्ट में। डिसोल्व होकर के अमोनिएटेड कैटायन अमोनिया। उस सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी होती है? गुड कंडक्टर होता है, पैरामैग्नेटिक, ब्लू कलर और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो इस बाकी कंसंट्रेशन वगैरह उस चीज को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी थी हमारे पास? एल्कली मेटल का प्रॉपर्टी था। तो पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी बेटा, और फिर हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी? उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। Sir. हम्म, सर ये लास्ट वाले नाइट्रोजन लिक्विड वाले में एक बार इम्प्योरिटीज वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दो। उसके अंदर इम्प्योरिटी होगी तो ये सॉल्यूशन बना रहेगा। अगर इम्प्योरिटी नहीं होगी ना तो ये सॉल्यूशन अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ इम्प्योरिटी होगी तो फिर ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है ना हमारा, ये देखो, सॉल्यूशन आर पैरामैग्नेटिक एंड ऑन स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब अमाइड बनाने लग गया वो, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। कब? ब्रैकेट में लिख दिया इफ कैटेलिटिक इम्प्योरिटी आर एब्सेंट। अगर कैटेलिटिक इम्प्योरिटी जैसे आयरन की है, कॉपर की है, ये एब्सेंट होंगी तब ऐसा होगा। अगर मतलब अगर प्योर होगा तब ऐसा होगा, अगर इम्प्योर होगा, इम्प्योरिटी होंगी तो फिर वो उसी में बना रहेगा सॉल्यूशन, लिक्विड अमोनिया वाला बना रहेगा। क्लियर? यस सर। इसके बाद देखो फिर हमारा आता है एस ब्लॉक में फर्स्ट ए ग्रुप भी आता है और सेकंड ए भी तो आता है बेटा। यस। इसी के अंदर सेकंड ए ग्रुप भी आता है। सेकंड वही सारी चीजें फिर हम सेकंड ए ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं। देखो तो सेकंड ए अप्लाई करेंगे तो पहले वही डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बिल्कुल वैसा ही होगा। एटॉमिक साइज जो होगा वो इंक्रीज होगा बिकॉज एन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, और आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी बिकॉज एन का वैल्यू इंक्रीज होगा। वही बेरिलियम सबसे ज्यादा आईपी वैल्यू, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। आप आयोनाइजेशन को आयोनाइजेशन एनर्जी भी लिख सकते हो बेटा, आई भी लिख सकते हो, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हो। आयोनाइजेशन यूनिट से डिसाइड हो जाता है पोटेंशियल, इसलिए आईपी भी लिख देते हैं, आईपी। फिर वही एक्सेप्शन देखो यहाँ पर, वो रीजन क्या, लास्ट वाला मेंबर आज जैसे उसमें था इसमें भी वही, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सब सेल, वही रीजन आ जाएगा। डेंसिटी देखो वही सेम केस, क्योंकि वही है उसी के साथ वाला ग्रुप तो है। डेंसिटी जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, ऊपर का मतलब इंक्रीज हो रही है, विथ सम irregularity due to different packing pattern, with some irregularity due to different packing pattern। क्रिस्टलाइन नेचर अलग अलग होती है इसलिए। मेल्टिंग पॉइंट बेलिंग पॉइंट में देखो, मेल्टिंग पॉइंट बेलिंग पॉइंट तो आपकी काफी इरेगुलरिटीज है। देखो बेरिलियम जो है, बेरिलियम का मैग्नीशियम से ज्यादा है, फिर मैग्नीशियम से कैल्शियम का ज्यादा है।
बेरिलियम से कैल्शियम का फिर ज्यादा, और कैल्शियम दोनों से ज्यादा। देखो इरेगुलरिटी देखो, स्ट्रांशियम से भी ज्यादा है, बेरियम से भी ज्यादा है। तो बेरियम से ज्यादा स्ट्रांशियम, स्ट्रांशियम से ज्यादा कैल्शियम, और यहाँ एक्सेप्शन कर दो मैग्नीशियम, एक्सेप्शन है मैग्नीशियम बेरिलियम से भी ज्यादा है और कैल्शियम से भी कम है। तो इसका मतलब लोवेस्ट किसका हो गया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मैग्नीशियम हो गया। यस सर। रिड्यूसिंग पावर भी एसआरपी वैल्यू पे डिसाइड करेंगी। रिड्यूसिंग पावर एसआरपी है, लेकिन यहाँ पर हमें ट्रेंड मिल रहा है रिड्यूसिंग पावर में। रिड्यूसिंग पावर जो करेगी, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम में जा रही है इधर। तो बेरिलियम की कम है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है ये, WRA मतलब वीक, बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जो आपकी है, इसमें ये क्या लिख दिया, दोनों एक जैसे क्यों कर दिया हमने, आयनाइजेशन वीक रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ बेरिलियम एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी BA होना चाहिए ना, क्या लिखा है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम। ये हटा दो, बेरिलियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। तीनों फैक्टर होते हैं ना, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, अच्छा बोल सकते हो ना, ऐसे 3 फैक्टर होते हैं। अब देखो बेरिलियम क्या है, बेरिलियम को क्या बोल रहा है वो, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अब वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका मतलब इसका एसआरपी वैल्यू क्या हो चुका है, हाई हो गया ना। हाई। एसआरपी हाई को बनाने में किसी ना किसी का तो रोल होगा। तो रोल 3 जनों का होता है, कौन कौन सी एनर्जी होती है, सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन। दूसरी एनर्जी कौन सी थी हमारे पास, आयनाइजेशन एनर्जी, और तीसरी एनर्जी थी हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये जो मैं HE लिख रहा हूं ये हाइड्रेशन एनर्जी लिख रहा हूं, हाइड्रेशन एनर्जी। अब क्या है कि मैंने आपको बताया था अगर बेस्ट है तो उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी और ये तो लो होनी चाहिए ना, बेस्ट है तो ये लो होनी चाहिए, ये लो होनी चाहिए। तो उसने क्या कर दिया कि भाई ये तो ठीक है, बाकी तो चलो सब्लिमेशन एनर्जी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, हाई, और डोमिनेंट होगी। हाइड्रेशन एनर्जी लो है लेकिन उससे डोमिनेंट होगी। तो हाइड्रेशन HE ओ बेरिलियम, जो बेरिलियम का हाइड्रेशन एंथैल्पी है उससे ज्यादा डोमिनेंट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ओवरकम कर गई हाइड्रेशन एंथैल्पी को, इसलिए एसआरपी वाली जो है बेरिलियम जो है बेस्ट नहीं बना। लिथियम तो बेस्ट था ना, फर्स्ट मेंबर लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट था, लेकिन बेरिलियम को बेस्ट बनने से किसने रोका, एसआरपी वैल्यू को लो, एसआरपी वैल्यू लो बनाने को किसने रोक दिया बेटा, हाई आयनाइजेशन। हाई आयनाइजेशन एनर्जी ने। इवन हाइड्रेशन एंथैल्पी से भी, हाइड्रेशन एंथैल्पी अच्छी खासी होती है बेरिलियम की, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, वाटर इजीली अटैच, बट जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, इसलिए आपने बेरिलियम जो है यहाँ पर गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। क्लियर? यस। फिर फिजिकल के बाद इसकी भी देखो केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी जैसे रिएक्शन विद वाटर, छोटी क्लासेस से 10th 11th में भी पढ़ रहे थे, ये आते थे क्वेश्चन। रिएक्शन विद वाटर है, देखो इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं ना, सेकंड ग्रुप को, बेरिलियम को छोड़ करके। तो बेरिलियम जो रिएक्ट करेगा वो बॉइल वाटर से करेगा, बेरिलियम बॉइल वाटर। मैग्नीशियम जो है वो किससे करेगा, वार्म वाटर। बॉइल और वार्म में फर्क है, ये वार्म है, ऊपर वाला बॉइल, बॉइल मतलब स्टीम है, तो वार्म वाटर से करेगा। बाकी जो है वो कोल्ड वाटर से ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब वाटर की रिएक्शन बिल्कुल वैसी ही आ रही है जैसे उसमें आ रही थी। डाउन द ग्रुप क्या, एल्कली मेटल में डाउन द ग्रुप वाटर के साथ रिएक्शन क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज। यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। तो बेरिलियम स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम वार्म वाटर के साथ, और कैल्शियम स्ट्रांशियम बेरियम इवन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर वैसा ही आया। देखो बेरिलियम से ज्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कैल्शियम स्ट्रांशियम
बेरियम, रिएक्शन विद वाटर। जैसे इसमें पैटर्न वही रखो तो दोनों चीजें आपको पैरेलली याद रहेंगी, एल्कली मेटल में और एल्किलाइन अर्थ मेटल में। फिर देखो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में पहला मेंबर देखो, ये कहता है इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पहले वाले तीनों मेंबर बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। और फिर चाहे कितना भी ऑक्सीजन ले लें आगे रिएक्शन नहीं होता, तो बेरिलियम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन जो नीचे वाले मेंबर हैं, नीचे वाले दो ही तो रह गए बेटा, कौन कौन से? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में नीचे वाले रहेंगे बेरियम और स्ट्रांशियम रह गए। बेरियम और स्ट्रांशियम ऑक्साइड बनाएंगे और ऑक्सीजन दे दोगे तो पर ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर सुपर ऑक्साइड नहीं बनते। तो वहां से यहाँ फर्क आ रहा है बेटा, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं और बेरियम और स्ट्रांशियम पर ऑक्साइड बनाते हैं। तो बेरियम और स्ट्रांशियम के आपने पर ऑक्साइड बनाने, जैसे बेरियम पर ऑक्साइड मिलेगा आपको BaO2, बेरियम पर ऑक्साइड मिलेगा क्योंकि Ba2 पॉजिटिव होता है, ये O2 2 नेगेटिव होता है, तो कैंसिल हो गए, BaO2 बनाएगा, बेरियम पर ऑक्साइड बन जाएगा ये। बेरियम पर ऑक्साइड, बेरियम पर ऑक्साइड बन जाएगा आपका। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो इसमें वो अभी पढ़ा था आपने, देखो दो मेंबर ऐसे थे, बेरिलियम और मैग्नीशियम पढ़े थे ना वहां पर अभी, बेरिलियम और मैग्नी, बाकी सारे एल्कली मेटल तो आयनिक बनाते हैं, ये कौन से हाइड्राइड बनाएगा? कोवलेंट हाइड्राइड। जैसे Ca के साथ H2 बनाते हैं तो CaH2 बनता है, इसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। CH2 का हाइड्रोलिसिस बनेंगे तो वापस अगेन हाइड्रोजन मिल जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH बन जाएगा। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के बाकी सारे के सारे आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। तो हाइड्रोलिस भी एक आयनिक हाइड्राइड है, आयनिक हाइड्राइड है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन बना देगा। क्लियर? बिल्कुल जैसे वो रिएक्शन याद की थी वैसे, बस जो पॉइंट्स हैं बीच में वो ध्यान रखने हैं। तो रिएक्शन ऑफ, फिर देखो X2 के साथ हेलोजन के साथ वही सेम रिएक्शन, ये हेलोजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो जैसे MX2 तो MX2 बन सर एक जाएगा। बार रिएक्शन विद हाइड्रोजन दिखा देंगे। रिएक्शन विद हाइड्रोजन में, रिएक्शन विद हाइड्रोजन ये है कि जब भी आप किसी M के साथ H2 का रिएक्शन करेंगे तो MH2 फार्मूले वाले हाइड्राइड बनेंगे आपके। इसमें से जो बेरिलियम के हाइड्राइड और मैग्नीशियम के बनेंगे वो कोवलेंट होंगे, बाकी सारे आयनिक होते हैं। जैसे कैल्शियम का आयनिक है, कैल्शियम का आयनिक कैसे पता लग रहा है? जैसे CaH2 मिलके CH2 बना रहा है जिसको हाइड्रोलिस बोलते हो आप। तो CaH2 का एक्चुअल में ये क्या है? आयन है, इसमें एक्चुअल में ऐसे है Ca2 पॉजिटिव और 2H नेगेटिव आयन है, इसका मतलब बाकी आयनिक हैं सारे। उसका प्रूफ कहाँ से मिलता है कि आयनिक हैं? जब वाटर डालोगे ना तो वाटर क्या होता है, देखो H और OH। जब वाटर डालोगे तो H और OH है, जैसे मान लो 2H और OH ले लिया आपने, 2H पॉजिटिव 2H, आयनिक होगा तभी तो यहीं से टूटेगा ना, आयनिक होगा तो हाइड्राइड अलग होंगे, कैल्शियम अलग, इसलिए आप जब आयनिक होगा तो आपको पता लगेगा कि आयनिक है, इसलिए ये इससे रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और ये इससे रिएक्ट करके हाइड्रोजन बना रहा है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, तो आयनिक है तो वो प्रूव दे रहा है कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है इसका। क्लियर? यस सर। अगर हम रिएक्शन विद हैलोजन करें, जैसे देखो आप रिएक्शन विद हैलोजन, तो हैलोजन के साथ ही रिएक्ट करेगा तो ये आयनिक बनेंगे सारे, यहाँ सारे आयनिक बनने हैं। देखो आयनिक का मतलब टूटेगा, आयनिक बन रहा है। जैसे कोई भी है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, एक्चुअली मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक कैसे पता लगेगा मुझे? कि मैं इसका हाइड्रोलिसिस करके देखूँ, अगर आयनिक होगा तो Mg2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव की फॉर्म में होगा ये, और वाटर से रिएक्ट कराऊंगा तो जैसे 2H पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव, तो ये देखो ये चीज बन जाएगी हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और HCl बाहर हो जाएगा। तो ये आयनिक एल्किलाइन अर्थ मेटल वाले सारे आपके आयनिक बनाते हैं, एल्किलाइन वाले ये आपके
ये बनाएंगे। ऐसे ही नाइट्रोजन के साथ देखो, नाइट्रोजन में खास बात ये है कि नाइट्रोजन में आपके जो एल्कली मेटल है वो रिएक्ट नहीं करते थे, सिर्फ कौन रिएक्ट करता था? लिथियम। लेकिन यहाँ सारे रिएक्ट कर जाते हैं, ये जो है ये सारे आपके रिएक्ट करते हैं। अगर आपके पास एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके M3N2 बनाते हैं। अब इसको हीट करोगे तो नाइट्रोजन वापस मिल जाएगी, हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमोनिया मिल जाएगी। वो आपका डिपेंड करता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे मैग्नीशियम है सपोज, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ इजीली रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा, आयनिक कंपाउंड बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा तो फार्मूला सोचना है आपको क्या होगा मैग्नीशियम नाइट्राइड का, क्योंकि आयनिक बनाना है तो मैग्नीशियम का आयन होगा Mg2 पॉजिटिव और नाइट्राइड का फार्मूला होगा N3 नेगेटिव। मैग्नीशियम नाइट्राइड का ये फार्मूला होगा Mg2 पॉजिटिव और N3 नेगेटिव। अगर इसका वैलेंसी ऐसे रखोगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जगह आएगा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा देखो, Mg3N2। बट ये Mg3N2 प्रेजेंट इसकी तरह है क्योंकि आयनिक है ना ये। अब मुझे कैसे पता लगा आयनिक है, तो मैं क्या करूंगा, MgN3 अगर आयनिक होगा तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इसका, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट होगा, तो मैं वाटर के साथ रिएक्शन करूंगा तो HOH। अगर ये आयनिक होगा तो बेटा ब्रेक होगा, ये ऐसे है ना, ब्रेक होगा तो एक मैग्नीशियम आयन को कितने OH चाहिए होते हैं? एक मैग्नीशियम आयन को, हमारे पास अगर 1 मैग्नीशियम आयन है तो बैलेंस करने के लिए Mg का 2 पॉजिटिव चार्ज है तो OH2 चाहिए, तो 3 है, तो इसका मतलब 6 वाटर लग जाएंगे मेरे, 6 वाटर लग जाएंगे। तो बन क्या जाएगा प्रोडक्ट देखो, MgOH ट्वाइस, तो 3 पार्टिकल ये बन गए। और इधर नाइट्रोजन जो था वो नेगेटिव फॉर्म में था, ऐसे वाले फॉर्म में था N3 नेगेटिव, उसको हाइड्रोजन चाहिए थे, तो 2 नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन मिल गए तो NH3 2NH, तो अमोनिया बन गई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। ये चीज बनना क्या शो कर रहा है जब हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, कि ये चीज बनना ये शो कर रहा है कि ये जो मैग्नीशियम नाइट्राइड बन रहा है ये कैसा कंपाउंड बन रहा है, आयनिक। आयनिक बन रहा है। अच्छा, अगर वाटर नहीं डालूं तो क्या होगा, आयनिक कंपाउंड है, वाटर नहीं डालो, जैसे NaCl है सपोज, NaCl तो पता है ना आपको आयनिक होता है ना? Yes, sir. इसका एग्जांपल ढूंढो, अगर इसमें वाटर डालूंगा तो क्या बनेगा बेटा, वाटर डालूंगा तो NaOH प्लस HCl बनेगा ना। और अगर मैं वाटर नहीं डालूं सीधा हीट करूं तो अलग अलग हो जाएंगे ना Na और क्लोरीन। यस तो क्योंकि बिकॉज ये आयनिक है। अब सेम ऐसा आयनिक तो ये भी है ना, मैग्नीशियम नाइट्राइड भी है। अगर मैं इसमें क्या करूं कि मैं इसमें वाटर नहीं डालता, सिर्फ हीटिंग करता हूं, हीटिंग करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मेटल अलग और नाइट्रोजन अलग, तो यही मिलता है देखो। अगर आप इसका मतलब ये नाइट्रोजन के साथ जो ये रिएक्ट करते हैं, जो भी ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये आपके नाइट्राइड बनाते हैं, और इसके साथ जब नाइट्राइड बनाते हैं इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमोनिया बनती है। इसका मतलब आयन प्रेजेंट है उसके अंदर, तभी अमोनिया बन रही है। और अगर हीट कर रहे हो, ये देखो ट्राइंगल का मतलब होता है हीटिंग, ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, हीटिंग। हीटिंग कर रहे हैं तो नाइट्रोजन बन रही है, गैस बन रही है, दोनों में अलग अलग गैस बन रही है, इसमें अमोनिया गैस बन रही है, इसमें नाइट्रोजन गैस बन रही है। तो ये भी चीज ये शो कर रहा है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसके अंदर। क्लियर? यस सर। फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन, लिक्विड अमोनिया के साथ बिल्कुल वैसी रिएक्शन, ये भी अमोनिएटेड कैटायन बनाएंगे और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, जैसे वो बनाते थे रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। तो लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन भी इसका वैसा हो जाता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी रिएक्शन होती है कार्बन के साथ। जो हमारे एल्कली मेटल हैं इनकी रिएक्शन ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट से स्पेशली पूछा जाता है। ये रिएक्शन ऑफ, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम कैल्शियम, इसका बेरिलियम, बेरिलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विद कार्बन, ये बनाते हैं कार्बाइड। क्या बनाते हैं?
कार्बाइड मतलब कार्बन नेगेटिव फॉर्म में कार्बाइड। होता है। अब नेगेटिव फॉर्म में होता है तो इसमें देखो आप, जो बेरिलियम है, जैसे सबसे पहले कैल्शियम से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम के कार्बाइड का फार्मूला मिलता है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड, इसका फार्मूला। और अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूं, अब देखना वही हाइड्रोलिसिस वाले कंसेप्ट से सोल्व करना बेटा, कॉन्सेप्ट से सोल्व करना है। तो हाइड्रोलिसिस करूं तो ये आयनिक है कार्बाइड, आयनिक है तो कैल्शियम को कितने चाहिए बेटा, कैल्शियम जो होगा वो तो +2 होगा। कैल्शियम को न्यूट्रल होने के लिए Yes, कितने OH चाहिए, 2 OH चाहिए, तो मैंने 2 OH दे दिए, OH नेगेटिव जिससे फार्मूला बन जाए। तो इससे क्या बन गया, इधर से कैल्शियम हटा देता हूँ, इससे OH हटा देता हूँ, तो प्रोडक्ट क्या बना, CaOH ट्वाइस, ठीक है। बट प्लस Yes. देखो साथ में क्या बना, प्लस क्या रह गया, H2C2। तो C2H2 तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसिटिलीन है। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में पहुंच के देखो हम, एसिटिलीन या इथाइन बोलते हैं इसको, एसिटिलीन और इथाइन है। और इथाइन की स्ट्रक्चर अब 10th में थोड़ी बहुत याद हो तो, इथाइन का मतलब तो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना कार्बन कार्बन के बीच, Yes. Yes, sir. C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया। ये तो इसका मतलब ये बन गया। तो H तो इसके खुद के नहीं थे ना, H तो खुद का नहीं था, H तो वाटर से आया है। तो इसका पार्ट ये था, ये वाला पार्ट इसका मतलब कहाँ प्रेजेंट था, कैल्शियम कार्बाइड में, Yes. Yes, sir. ये वाला था ना। तो कैल्शियम कार्बाइड में, तो इसका मतलब यहाँ पर ये C ट्रिपल बॉन्ड C, अगर मैं H छोड़ दूं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा दोनों जगह। Yes. तो इट मीन्स ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि जो कैल्शियम कार्बाइड की स्ट्रक्चर है, सो स्ट्रक्चर ऑफ CaCO2 क्या होगी कि कैल्शियम आयन अलग होगा, है ना, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड Yes. कार्बन अलग होगा। लेकिन चार्ज दोनों का बराबर था इसलिए कैंसिल हो गया। तो उसको हमने ऐसे करके लिख दिया, Ca2 पॉजिटिव और C2 2 नेगेटिव। फिर दोनों चार्ज इक्वल हुए थे इसलिए कैंसिल हो गए बेटा, इसलिए फार्मूला क्या लिख दिया हमने, CaC2। Yes. तो क्वेश्चन आएगा कि CaCO2 में हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन कार्बन कार्बन इन CaCO2, तो वो कितना आंसर दोगे। इसका मतलब स्ट्रक्चर तो ये है ना, इसका मतलब स्ट्रक्चर कैल्शियम कार्बाइड की ये है। तो इसमें देखो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, बाकी पाई होते हैं। पहला बॉन्ड सिग्मा और बाकी पाई, बॉन्डिंग में पढ़े होंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो आपका आंसर क्या होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इन CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। इसका मतलब कैल्शियम कार्बाइड जो है, कैल्शियम के साथ जो C2 अटैच है वो किस स्पीसीज में अटैच है, C2 2 नेगेटिव में अटैच है वो, C2 2 नेगेटिव। तो उसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये प्रोडक्ट नहीं होता ना, एसिटिलीन नहीं बनता। तो कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और C2H2 बना रहा है। H तो चलो वाटर ने दिए, तो H छोड़ दूं तो बाकी क्या बच गया, C2 2 नेगेटिव स्पीसीज बच गई। तो C2 2 नेगेटिव कैल्शियम के साथ आयनिक फॉर्म में थी, इसका मतलब Ca2 पॉजिटिव था, C2 2 नेगेटिव, कार्बन कार्बन आपस में अटैच थे, ट्रिपल बॉन्ड था। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे। Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें हर एक मेंबर का अलग अलग है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे अगर मैं यहाँ पर बेरिलियम देखूं तो Be, दूसरा एग्जांपल देखो, ये कैल्शियम हो गया और ये हो गया आपका मैग्नीशियम, बेरिलियम नहीं, फिर मैग्नीशियम देखूं तो Mg2C3 है। अब सोचो जरा, ये इसका फार्मूला अलग है मैग्नीशियम कार्बाइड का, इसका फार्मूला ये याद करने हैं फार्मूले। Mg2C3 है, वाटर से हाइड्रोलिसिस करो और सोचो क्या बनेगा। देखो
अगर वाटर से हाइड्रोलिसिस करूं तो एक मैग्नीशियम को सेटिस्फाई करने के लिए OH कितने चाहिए थे? 2। दो मैग्नीशियम के लिए कितने चाहिए होंगे? 4। 4। तो उससे क्या बन जाएगा? MgOH ट्वाइस, तो बैलेंस कर दिया। पीछे क्या रहेगा सिर्फ मेरे पास? ये चीज रहेगी ना। यस सर। और ये चीज अगर ओपन करके देखो तो ये हो गया C3H4। अगर मैं ओपन करके देखूं तो ये स्ट्रक्चर है CH4। इसका मतलब इसमें जो स्पीसीज आप देख रहे हो वो तो ये स्पीसीज है। H छोड़ दूं तो मैं C ट्रिपल बॉन्ड C इधर 3 पॉजिटिव छोड़ दूं तो 3 नेगेटिव चार्ज, इस C पर एक पॉजिटिव छोड़ दूं तो ये नेगेटिव चार्ज। मतलब टोटल मिला के बात करूं तो ये वाली स्पीसीज कहां से आई? यही तो है C3। यस सर। तो इसका मतलब Mg2C3 एक्चुअल में क्या चीज है? Mg2 पॉजिटिव है और ये 3 स्पीसीज ऐसे है C टोटल मिला के चार्ज 4 नेगेटिव। टोटल मिला के चार्ज कितना होगा? 4। इसीलिए ये जो बन रही है प्रोपाइन बन रही है, इसको बोलते हैं प्रोपाइन। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हो, प्रोपाइन। इसमें से क्या हुआ होगा कि ये जो आप देख रहे हो फार्मूला कैसे बना होगा कि ये जो आप देख रहे हो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया होगा, फिर ये वैलेंसी इधर चली गई होगी, इसमें तो 1 ही रह गया ना। या टोटल भी लिख दो, 4 का 4 भेज दो, भेजो 4 Mg4, ये C3 थ्राइस का होल ट्वाइस, जिसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसलिए हम क्या फार्मूला लिखते हैं इसका? Mg2C3। तो एग्जाम में ये आएगा आपका Mg2C3 में कितना बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच? तो देखो कितना बॉन्ड है, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक 2 पाई, तो 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन। तो इंजीनियरिंग में ये कार्बाइड की जो स्ट्रक्चर है कैसे डिसाइड होती है ये जरूर पूछा जाता है, इसमें आपको बताना है। लेकिन फार्मूले पहले याद रखने पड़ेंगे और प्रोडक्ट याद रख लो तो इजी हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड CaC2, मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3। क्लियर? कैल्शियम Yes. हो गया, मैग्नीशियम हो Yes. गया, एक और दिया था बेटा मैंने आपको, बेरिलियम। यस। तो बेरिलियम कार्बाइड का फार्मूला अलग है, Be2C है बेरिलियम कार्बाइड, Be2C। जब इसका हाइड्रोलिसिस करके देखा, एक बेरिलियम को कितने OH चाहिए बेटा? 2। तो 2 को कितने चाहिए? 4। जब प्रोडक्ट बना के देखा तो वेरी इंटरेस्टिंग, कार्बन एक मीथेन गैस बन गई। ये BeOH ट्वाइस बाहर चला गया 2 और CH4 बन गया। तो CH4 का मतलब है यहाँ कार्बन जो है सिर्फ C4 नेगेटिव फॉर्म में, तो यहाँ से आया है। इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर ऐसे रही होगी, Be2 पॉजिटिव, C अकेला 4 नेगेटिव, फिर 2 से 2 कैंसिल हुआ होगा और ये वैलेंसी इधर चली गई होगी, तो फार्मूला Be2C बना होगा। तो यहाँ Be2C में पूछेगा तो क्या बोलोगे? एक तो ये मीथेन दे रहा है, गैस कौन सी बन रही है इससे? मीथेन। मीथेन गैस। नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो याद आपको 3 फार्मूले याद करने, कैल्शियम कार्बाइड ये, और इसका प्रोडक्ट याद करना है एसिटिलीन मिलेगा। तो इसमें यहां से पता लग जाएगा 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है। मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3, इसमें याद रखना है CH ट्रिपल बॉन्ड C फिर CH3, तो 2 सिग्मा कार्बन कार्बन 2 पाई बॉन्ड, और एक आपका है जो आपका Be2C, तो इसमें नो है ही नहीं, बिकॉज अकेला ही कार्बन वाला प्रोडक्ट बन रहा है मीथेन। तो ये सब हाइड्रोलिसिस से डिसाइड होता है। क्लियर है बेटा? कर लोगे? यस सर। इसी से मिलता जुलता भी एक होता है, इसी से मिलता जुलता भी होता है कि एल्यूमिनियम कार्बाइड Al अलग से वो Al4C3, तो इसका भी हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो देखो एक एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए 3 OH चाहिए, तो 4 के लिए 12। दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये पार्ट आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 3 मोलिक्यूल ऑफ CH4 होते हैं। ये भी मीथेन देता है CH4, बाकी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड
अलग हो जाता है। तो इसका मतलब दिखने में ऐसा लग रहा है 3 कार्बन है, लेकिन एक्चुअल में 3 है नहीं है। ये चीज है, Al3 पॉजिटिव है, ये उसकी वैलेंसी और ये कार्बन की वैलेंसी 4 नेगेटिव। तो यहां भी क्या होगा, नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ये भी मीथेन देगा। जो मीथेन देते हैं ना उसको मिथाइड बोलते हैं, मिथाइड, मिथेनाइड। मिथेनाइड मतलब जनरेट मीथेन, जनरेट मीथेन। एसिटिलीन देगा तो एसिटिनलाइड, प्रोपाइन देगा तो प्रोपेनिलाइड। क्लियर है बेटा ये कार्बाइड वाला केस? तो ये भी साथ में आप Yes, sir. नोट्स के साथ ऐड कर लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कल एक तो हम आप वाला पेपर डिस्कस करेंगे, साथ में जो इसका एस ब्लॉक का बाकी जो पार्ट रह जाएगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना, जो एस ब्लॉक बी ब्लॉक है, क्योंकि फॉर्मेशन बेस्ड है, फिर थोड़ा ऑर्गेनिक में हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये जितनी इन्फॉर्मेशन है इसको अच्छे से तैयार कर लो। टेल सी यू वेरी सुन फॉर नेक्स्ट पार्ट। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा।